यारम को गायब हुए 20 दिन गुजर चुके थे। आहट वो गया कहाँ था कोई नहीं जानता था। रूह का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बस दिन रात रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती थी। हिसर और शारफ इसे बहला बहला कर परेशान हो चुके थे। वो यही कह रही थी कि यारम इसकी वजह से कहीं चला गया है, वो इससे खफा हो गया है और अब शायद कभी भी नहीं मानेगा। वो पछता रही थी कि इसे सिर्फ एक बार ही सही इससे बात कर लेनी चाहिए थी, कम से कम वो इन्हें छोड़कर तो न जाता। जिस दिन से यारम गायब हुआ था बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, खासकर वो लोग तो यारम की बैड लिस्ट में आते थे, एक एक करके गायब हो रहे थे। लेकिन हिसर इस हवाले से यारम पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता था, क्योंकि यारम की कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो अकेले अपनी जान संभाल सकता। इसे यही लग रहा था कि ये सब कुछ दिलनशीन कर रहा है। वो यही समझ रहा था कि वो अपनी तरफ से यारम का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से यारम गायब हुआ था, इस रात डॉक्टर ने यारम को एक नहीं बल्कि दो बेहोशी के इंजेक्शन दिए थे, जिसका असर बुरा होना था क्योंकि वो काफी हैवी डोज और बहुत खतरनाक भी थे। यारम के गायब होने पर डॉक्टर्स ने खुद इस बात को कबूल कर लिया था कि यारम का वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लैला ने ये सब कुछ जानकर डॉक्टर पर केस कर दिया था। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यारम को कुछ भी हो सकता था और यारम के मामले में वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वो थी यारम का मिलना, और यारम 20 दिन से इन्हें नहीं मिला था, ना ही इसकी कोई खबर आई थी और ना ही इसने इन्हें फ़ोन करने या बात करने की कोशिश की थी। पिछले 3 दिन से रुख भी अस्पताल में थी। पहले यारम के लापता होने पर परेशान थे, अब रूह की हालत ने इन्हें बौखला कर रख दिया था। अब अगर यारम इस वक्त कहीं से आ जाता और अपनी रूह की हालत देखता तो इन्हें जान से मार डालता। डॉक्टर ने रूह की हालत को जहनी दबाव का शिकार बताया था। वो जहनी दबाव का शिकार क्यों थी ये तो सब लोग ही जानते थे। हिसर ने रूह को मना किया था यारम की भलाई के लिए, लेकिन वो कहाँ जानता था कि वो जिसकी भलाई का सोच रहा है वो इस तरह से कोई भलाई चाहता ही नहीं है। ये बात तो इसे अच्छे से समझ आ गई थी कि यारम जब भी वापस आएगा सबसे पहले इसी की खाल उधेड़ेगा, क्योंकि वो रूह से इस तरह की किसी समझदारी की उम्मीद नहीं रखता। इससे पता था कि रूह इसके रवैये के पीछे हिजर का ही दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है। अब यारम ने वापस आकर सबसे पहले इसका सर फोड़ना था। वेलेक्सन की लाश आज इटली के जंगलों में मिली थी। लाश की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। इस काम के लिए 3 दिन लग गए। इसे मरे हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे। अब एक एक करके इसकी टीम मेंबर के लोग भी लाशों की सूरत में मिल गए थे। ज़्यादातर लोगों को ब्लेड से हलाक किया गया था और एक एक काफ़ी परसुकून और तसल्ली से मारा गया था, जैसे यारम मारता था। खून की लकीरें छोटा लंबी लंबी लाइन खींचकर हिसर और शरफ को यकीन था कि वो यारम ही है। इतनी बेदर्दी से कोई ऐसा नहीं कर सकता था सिवाय यारम के। 2-3 बार इनको लगा कि इन्हें रूह को बता देना चाहिए कि यारम जहाँ पे भी है बिल्कुल ठीक है और अपना काम करके ही वापस आ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकते थे कि वो लोगों के पुरसे करने में मसरूफ़ है। रूह की हालत थोड़ी सी संभली तो हिजर और शारफ वो सारे काम निपटाने लगे जो यारम के वापस आने से पहले ख़त्म करने चाहते थे, क्योंकि इस वक्त इन्हें इस बात का ठीक से अंदाज़ा हो चुका था कि यारम इस वक्त डेवल मूड में है और इस मूड में वो नहीं सोचता था कि सामने वाला इसका दोस्त है या दुश्मन। इस वक्त यारम का मूड कैसा था वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए तो यारम के वापस आने से पहले पहले सारे काम निपटाने में लग गए। रुख प्लीज़ यार रोना बंद करो, यारम जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है और जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगा। तुम्हारे रोने से कोई ना कोई कौन सा कोई मसला हल हो जाएगा। लैला इसे अपने साथ लगाती बहुत प्यार से समझा रही थी। लैला मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं हमेशा ऐसे काम करती हूँ जो यारम को तकलीफ देते हैं, इनका दिल दुखाने का सबब बनते हैं। अगर मैं इस रात इनसे बात कर लेती तो वो कभी यूँ इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अब तक तो वो अपना इलाज मुकम्मल करवा कर हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ चुके होते। वो बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी, जबकि लैला इसे संभालने की कोशिश कर रही थी। खुद को संभालो रूह, अगर यारम ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो वो हमें जान से मार डालेगा। तुम जानती है वो तुम्हें किस हद तक चाहता है। प्लीज़ रूह, जब तक यारम वापस आता है तब तक इस तरह से रोना बंद करो। वो जल्द वापस आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो इसके आंसू साफ करते प्यार से समझा रही थी, जबकि रुख के आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। लैला को अपने कमरे में गए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अब तक तो वो नींद में भी उतर चुकी होगी, लेकिन नींद इसे आज भी नहीं आई थी। रो रो कर इसने अपनी हालत ख़राब कर दी थी। यारम का ख्याल इसे चैन नहीं लेने देता था। पता नहीं यारम किस हाल में होगा, कुछ खाता भी होगा या नहीं, कहीं वो इन लोगों के हाथ तो नहीं लग गया। बस एक बार वो आ जाए। रुख ने सोच लिया था कि वो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी और दोबारा कभी ऐसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। आखिर यारम गया कहाँ था कि लोग इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वो लोग जानते थे कि यारम कहाँ है? अगर हाँ तो इसे क्यों नहीं लेकर जाते थे? वो कैसे इनको बताती कि वो अपने यारम के बगैर पल पल मर रही है? दिन रात यारम के मिलने की दुआएं करती, काफ़ी परेशान थी, लेकिन हिजर और शारफ इतने परेशान नहीं थे अब जितने के पहले थे। कुछ बदल गया था, लेकिन क्या इसे समझ ना आया था। वो बेड पर लेटी यूं ही छत को घूर रही थी जब कमरे की लाइट ऑफ हो गई। इसे अंधेरे में खौफ आता था और ना ही वो ज़्यादा देर अंधेरे में बैठ सकती थी। इसने उठकर माचिस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन माचिस ना मिली। एक तो अंधेरे में इसे डर लगता था, दूसरा यहाँ हिजर के घर में इसे पता भी नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब वो ज़रा ज़रा सी बात के लिए इनको तंग नहीं कर सकती थी। एक बार ढूंढने की कोशिश करके वो दोबारा बेड पर आकर लेट गई। बाहर लग रहा था कि लाइट जल रही है, तो क्या सिर्फ इसी के कमरे की लाइट ऑफ थी? इसने सोचा, लेकिन इस वक्त वो लैला और हिजर को तंग नहीं करना चाहती थी। नींद तो इसे
नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हाँ, लेकिन यारम की यादें इसके रात आसान कर देती। वो अब भी अपने यारम को सोच रही थी, लेकिन यादों में भी सुकून न था। वो खामोशी से अपनी आंखें बंद करके कुछ देर अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहती थी। जब इसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, इसने एक झटके में उठकर सारा कमरा देखा, लेकिन कोई नहीं था। इसके दिल की दुनिया कमरे की तरह अंधेरे में डूब गई। वो अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी एहसास के तहत वह बहुत ज्यादा देर आंखें बंद न रख सकी। वो उठकर खिड़की बंद करना का सोच रही थी कि शायद ये एहसास खिड़की के बाहर चलने वाली हवा की वजह से है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते खिड़की के पास आई और खिड़की बंद कर दी। वापस अपने बेड पर लेटते हुए वही एहसास दोबारा हुआ। इसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि कोई है। अब इसके दिल में खौफ सा पैदा होने लगा था। इसने कमरे से बाहर जाना बेहतर समझा, क्योंकि अब इसको डर लगने लगा था, और इस डर के साथ इसे सारी रात कमरे में सुकून नहीं आना था। अभी इसने बेड से उठने की कोशिश ही की थी कि किसी ने इसे पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो पूरी तरह इन बाहों में कैद हो चुकी थी। अब वो बेड पर पड़ी बेबसी से अंधेरे में शख्स को ढूंढ रही थी, लेकिन ये एक मुश्किल काम था। क्या हुआ बेबी? डर गई? इतनी सी हिम्मत थी बस। अभी तो तुमने अपनी एक गलती का हिसाब चुकाना था। अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरी काल काट कर खुद को कितने बड़े इम्तिहान में डाला है। तुम्हारी हर गलती माफ, लेकिन तुम इस शख्स के कहने पर अपने यारम की बेचैनियां, इसकी तरफ इसकी बेकरारियां नजरअंदाज कर दो। इस गलती की कोई माफी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुख, तुमने गलत किया, बहुत गलत। वो उसके कान में गुर्राया था। क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बगैर सांस भी गिन गिन के लेता है तुम्हारा यारम? इसका हाथ इसके मुंह से सीधा गर्दन की तरफ आया था। यारम इसकी आवाज में तड़प थी, जैसे वो वैसे ही नजरअंदाज कर चुका था जैसे इसकी तरफ को किया गया था। इसके हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर मजीद बढ़ गया। नहीं हूं मैं तुम्हारा यारम। खबरदार, जो इस जुबान से मेरा नाम भी लिया तुमने। इसकी नाजुक गर्दन इसके साथ हाथ की गिरफ्त में थी, लेकिन रुख को परवाह कहाँ थी। वो तो इसकी आवाज सुन रही थी। वो आ गया था वापस इसके पास, लेकिन दूरियां खत्म नहीं हो रही थी। वो इसके बेहद करीब था, लेकिन ना तो इसे खुद को छूने की इजाजत दे रहा था और ना ही बोलने की। बस अपनी वहशत इस पर लुटा रहा था। इसके दोनों हाथ एक हाथ में कैद किए, दूसरे हाथ से किसी मुजरिम की तरह इसकी गर्दन पकड़े वो जवाब मांग रहा था। यारम, मैं चुप कहा ना, मैं नहीं हूँ तुम्हारा यारम। मैं अपनी रूह का यारम हूँ, जो मुझे समझती है, मुझसे मोहब्बत करती है। तुम तो कोई और हो। मेरी रूह इतनी पत्थर दिल नहीं कि इसका यारम इसके सामने तड़पता रहे और वो इसके सुकून के लिए एक लफ्ज ना बोले। बताओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों लिया तुमने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान? बोलो। इसकी गर्दन पर जोर देकर पूछा तो इस बार रूह तकलीफ से करा गई थी। दर्द हुआ, मुझे भी हो रहा है। इतने दिन से एक एक पल की मौत मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तरस नहीं आया, और अब इस तकलीफ से रिहाई के लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वह उसकी गर्दन से हाथ निकालकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ चुका था। आप मुझसे नाराज हैं? वो अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर बोली थी। मेरी कैफियत बयान करने के लिए नाराजगी लफ्ज बहुत छोटा है। वो इसके बालों को हल्का सा झटका देकर बोला, माफ नहीं करेंगे मेरी गलती। वो उम्मीद से बोली। सच तो यह था कि उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोना चाहती थी, तहाफुज चाहती थी, इसकी मोहब्बत, इसकी तवज्जो चाहती थी। गलती? वो हैरत से घुराया। क्या कहा तुमने? तुमसे गलती हो गई? मेरी रुख तक तड़पा कर रख दी तुमने, और तुम कहती हो ये गलती थी? तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है रुख, और ये गलती नहीं, गुनाह है। यारम कासमी के इश्क की आग को भड़काने का गुनाह किया है तुमने, और तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलेगी। इसी आग में जलकर तड़पोगी तुम, इसी आतिश में भस्म होगी। मेरी चाहतों का, मेरे जज्बातों का कत्ल किया है तुमने। इतनी आसानी से माफी तो नहीं मिलेगी तुम्हें। इसके एक एक आंसू को अपने लबों से चुनता वो अपने जुनून की एक नई तारीख रकम कर रहा था। इसकी आंसू की परवाह किए बगैर वो इसके प्यासे लबों को इसकी गर्दन पर रख चुका था। इसके अंदर की तपश ने रूह की गर्दन को जला दिया था। वो इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो इसकी मोहब्बत चाहती थी, इसका जुनून नहीं, लेकिन वो तो अपनी तरफ अपनी आग इसमें मुंतकिल करना चाहता था। इसके दोनों बाजू को तकिए से लगाते हुए इसने सिर्फ एक नजर इसका चेहरा देखा। उसके माथे को नरमी से लबों से छूता, इसको पर सुकून कर गया। लेकिन रूह का ये सुकून सिर्फ माथे से लबों तक का सफर का था। लेकिन इसके बाद वो बेकाबू हो चुका था। इसके होंठों को अपने लबों के दस्तर में लेकर वो जुनूनी हो चुका था। वो कैसे भूल गई थी कि वो यारम काज़मी था, और यारम काज़मी अपने गुनाहगारों को इस तरह से माफ नहीं करता। एक बात तो रूह इसके जज्बात की तौहीन की थी, इसकी तरफ की परवाह नहीं की थी, तो वो कैसे इतनी आसानी से बख्श देता? वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यारम को इसका यूं मज़ाहमत करना मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। अगर अब तुमने जरा सी भी मज़ाहमत की ना रूह, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसकी सर्द आवाज़ पर रूह की सारी मज़ाहमतें दरी की दरी रह गई थी। चेहरे के बाद लबू और फिर अब होठों के बाद अपनी गर्दन पर यारम का जारहाना लम्स महसूस कर रही थी, जबकि वो एक हाथ से इसकी आंखों पर रखता इसकी नमी से भरपूर आंखें बंद कर चुका था। इसका हर एक अंदाज शिद्दत से भरपूर था। वह इसकी आंख में जलती इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी, वो भी बिना मज़ाहमत किए, क्योंकि अगर आज मज़ाहमत का मतलब था यारम को खुद से दूर करना। वो पहले ही इसे इस हद तक खफा था कि रूह को लगा कि वो इसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। यारम, आराम से करो ना, जान लेने का इरादा है क्या? डॉक्टर इसका बाजू सीधा कर रहा था जब हिजर ने चिल्लाते हुए कहा था। तो किसने कहा था रुको इतने नायाब मशवरे देने के लिए? वो तो शुक्र है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए बच गई, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ा है, मुझे तो पूरा का पूरा तोड़ कर रख देता। लैला दो कदम उठाती पीछे हुई, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही शोर कर रहा था। अलबत्ता इसका सिर्फ एक बाजू ही टूटा था। यारम का इरादा तो इसे पूरा पूरा तोड़ने का था, और अगर वो अपने इरादे पर अमल करता तो यकीनन वो अब तक बेवा हो चुकी होती। मैं भी शारफ का ये एहसान नहीं भूलूंगी। आज प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं भी जिंदा हूँ, वो लैला के कान में बोली, तो लैला भी हंसते हुए शारफ की तरफ देखा था, जिसकी नाक पर बड़ी सी पट्टी लिपटी हुई थी। तुम दोनों क्या
खुजर फुजर कर रही हो। शारफ ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की अकल की तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह से इतने नायाब मशवरे दिए थे ना तुमने रूको कि अब सारी जिंदगी वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। ना जाने इस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। वैसे एक बात बड़ी कमाल की है, हमारा यारम अपने सारे काम निपटा कर रू के पास जाता है, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, यारम ने दिल नशीन को कत्ल क्यों किया? इसने क्या बिगाड़ा था? वो तो उल्टा हमारी मदद कर रहा था। मासूमा ने परेशानी से पूछा था। वो मदद नहीं दिखावा कर रहा था, वो भी यारम की जगह लेना चाहता था। अस्पताल में इसका जो इलाज हो रहा था वो इलाज था ही नहीं, इसे पागलपन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और यारम पर हमला करवाने वाले वो लोग नहीं बल्कि दिल नशीन था। अस्पताल में इस पर हमला करवाने वाला भी दिल नशीन ही के लोग थे। पूरे अस्पताल की टीम इसके साथ मिली हुई थी। यारम को तो काफी दिनों से शक था इस पर, इसीलिए यारम वहां से निकल गया और अपने प्लान के बारे में हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा और वापस आकर हमारी हड्डी पसली एक कर दी। किसी तकलीफ से कराहते हुए बताया तो लैला का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ था, जाने मन ये आपके नायाब मशवरों का नतीजा है। जो भी था, तुम्हें रुको यारम से दूर रहने का मशवरा नहीं देना चाहिए था, तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। और यारम ने कहा कि जब बाजू ठीक हो जाए तो इसके पास वापस आना, वो एक और तोड़ देगा। लैला ने मुस्कुराते हुए कुर्सी संभाली, क्योंकि अब मजीद खड़े रहना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे ख्याल में अब यारम सर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करना चाहिए, वो बहुत खतरे में है। मासूमा ने कहा तो शारफ के साथ साथ लैला और हिजर भी हंसने लगे थे। मासूमा, तुम कितनी मासूम हो मेरी जान, इतने दिन से यारम ने अपने सारे खतरे अपने हाथों से मिटा दिए हैं, अब इसके खतरों को इसी का खतरा है। यारम अपने लिए कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि लोग इसे जाने और किसी को पता चले कि वो कौन है। वो खुलकर जीना चाहता है अपनी रूह के साथ, और मुझे भी नहीं लगता कि इसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकता है, लेकिन डर का एहसान मानना पड़ेगा। कितनी होशियारी से इसने पता लगा लिया कि अस्पताल की टीम दिल नशीन से मिली हुई है। शारफ ने कहा तो हिजर का मूड खराब हो गया था, तुम हर बात में इसे क्यों घसीट लाते हो? इसने सिर्फ यारम को यह बताया कि दिल नशीन इतना अच्छा नहीं है, और वो भी शायद वहां पर सुट्टा ना खेल रहा होता तो कभी पता ना चलता कि दिल नशीन यारम के खिलाफ क्या प्लानिंग किए हुए है, और वो बहुत बुरा है। इसे अच्छा साबित करना बंद करो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, इसने अपने बाप का कत्ल किया है और रूह इसे कभी माफ नहीं करेगी। इसे हमारी जिंदगियों से निकल जाना चाहिए, हिसन ने गुस्से से कहा था, जबकि इसके तक लहजे पर शारफ ने हमेशा की तरह बात बदल दी थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि यारम मुझे कह रहा था कि वो तुम्हारे इस नया मशवरे के इनाम में तुम्हारी जुबान काट देगा, तो काटी क्यों नहीं? शारफ का अंदाज इंतहाई शरारती था। यारम ने कहा कि वो ऐसा जरूर करता, बहुत खुशी से करता, लेकिन वो नहीं चाहता कि इसका होने वाला बच्चा ये बात महसूस करे कि इसका बाप बोल नहीं सकता। वैसे हमारे होने वाले बच्चे की वजह से हमारी काफी बचत हो गई है, लैला ने जवाब देते हुए हिजर से पूछा था। हाँ बचत तो हो गई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यारम ने सिर्फ इसकी नाक क्यों तोड़ी? ये भी तो मेरे साथ बराबर का गुनहगार था, इसे भी मेरे बराबर की सजा मिलनी चाहिए थी। वो अपने बाजू पर बंधा प्लास्टिक देकर बोला था। हाँ मैं भी बराबर का गुनहगार था, लेकिन रुको वो नया मशवरा मैंने नहीं दिया था। शारफ ने हंसते हुए कहा तो बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि इसके हंसने की वजह से इसकी नाक में दर्द होना शुरू हो गया था। आइंदा कह के लगाने से पहले याद रखना कि फिलहाल तुम्हारी नाक की इमारत कमजोर है, जो कभी भी गिर सकती है। हिजर ने इसे देखते हुए पहले तो शुक्रिया अदा किया कि इसकी नाक सलामत थी, फिर मशवरा देते हुए उठा, इन्हें घर जाना था। वैसे तो यारम ने कहा था कि वो एक हफ्ते तक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन हिजर को अपनी भांजी बहुत अजीज थी। वो सख्ती से रूह को अपने बाजू में दबोचे आंखें बंद किए हुए था। काफी देरी से यूं ही परे देखकर रूह को लगा कि शायद वो सो चुका है। इसकी सांसें तेज थी, उसकी सांसें तभी तेज होती थी जब वो नींद में उतर चुका होता था। रूह काफी देर इसके चेहरे को देखती रही। बड़ी हुई दाढ़ी के साथ बालों की शेप भी खराब हो चुकी थी। इसने काफी टाइम से हेयर कट नहीं किया था। आंखों के नीचे सुर्ख लकीर थी, मतलब कि काफी वक्त से वो बेरहमी में था, शायद ठीक से सोया भी ना हो। रूह ने आहिस्ता से अपनी एक उंगली यारम की पलकों पर रखते हुए इसे छुआ था। वो सो रहा था इसीलिए ऐसे ही पड़ा रहा। रूह ने मुस्कुराते हुए इसके माथे को लब्बू से छुआ। वो इस हालत में भी बेपना प्यारा लग रहा था। रूह का दिल धड़काने के लिए तो यारम का इसके पास होना ही काफी था। इसकी दोनों आंखों को लब्बों से छूते वो मुस्कुराई थी। वो कोई ख्वाब नहीं हकीकत था। इसके पास इस बात का एहसास यारम ने इसे थोड़ी देर पहले अच्छे से करवा कर सोया था। इसके बाजू पर अभी तक यारम की उंगलियों के निशान थे, जो देखते हुए बेख्तियार शर्माकर अपने बाजू को चूम बैठी। आई लव यू इसके कान में मीठी सरगोशी करते हुए इसके कानों को चूमकर इसका हाथ अपने ऊपर से उठाने वाली थी कि यारम की आंख खुल गई। एक ही झटके में वो इसे दोबारा बेड पर फेंक चुका था। क्या मसला है तुम्हें, सोती क्यों नहीं हो सुकून से? वो सुरख आंखें इसकी आंखों में गाड़े बेहद सर्द और गुस्से से बड़ी आवाज में बोला था। यारम वो शायद बाहर कोई आया है, आवाज आ रही है। वो एक लम्हे के लिए इसे खौफजदा होते घबरा कर बोली थी, तुम्हारा मामू और मामी होंगे, अस्पताल से वापस आ गए हैं शायद, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? एक महीने से इन्हीं के साथ थी ना, अब क्या इनके साथ सारी जिंदगी चिपक कर रहने का इरादा है? आराम से पड़ी रहो यहीं पर, अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो जान निकाल दूंगा। वो एक बार फिर से इसे किसी तकिया की तरह दबोचकर अपने सीने से लगा चुका था, और इसके ऐसा करने पर किसी नन्हे परिंदे की तरह इसमें कैद हो चुकी थी। मेरे बगैर इतनी दिन नींद नहीं आई ना आपको? वो बहुत प्यार और मासूमियत से पूछ रही थी। यारम ने सुरह आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था। अगर इस दिन फोन उठा लेती तो अपनी सारी बेकरानियां सुना देता, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेकरानियां सुनाऊंगा ही नहीं, सहने पर मजबूर करूंगा। अब तुम मुझसे एक इंच भी दूर ना, तो इस तरह से जान निकालूंगा कि सारी जिंदगी
मुंह छुपाती फिरोगी मुझसे। वो अपनी आंखें बंद करके इसे धमकी देते हुए बोला था, यारम आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? अभी तक वो मायूसी से बोली थी, तुम्हें लगता है कि तुम माफी के काबिल हो? अगर तुम्हें लगता है तो मुझे नहीं लगता। इसका सर जबरदस्ती अपने सीने पर रखते हुए वो इसे हैरान और परेशान छोड़कर आंखें बंद कर चुका था और फिर इसका हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रख दिया। ऐसे ही छूती रहो मुझे, तुम्हारा हाथ थामना नहीं चाहिए। वो शायद आवाज में कहता इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था, यानी कि वो जाग रहा था, उसकी सारी हरकतों को महसूस कर रहा था और अब भी चाहता था कि वो इसे ऐसे ही छूती रहे। यारम ने अभी तक इसे माफ नहीं किया, तो ना ही वो इसे माफ करने का इरादा रखता था, लेकिन उनको यकीन था कि वो इसे मना लेगी। हाँ, लेकिन जहन में एक सवाल था कि हिजर मामू को हुआ क्या है कि वो अस्पताल गए हैं। पता नहीं यारम इनसे मिलने भी देगा या नहीं। सोचते हुए यारम का हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद कर चुकी थी। आज इसे भी परसों को नींद आनी थी अपने यारम की बाहों में। हिजर ने आते ही एक नजर रू के कमरे को देखा था जहां अंधेरा था, मतलब यारम वहीं था, क्योंकि रू को अकेले अंधेरे से डर लगता था। इसका दिल तो बहुत किया कि एक बार रू को देख ले, लेकिन इसने अपने दिल की मानी नहीं, क्योंकि इसे पता था कि यारम की शक्ल देखकर इसे फिर से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा और ये ना हो कि इस बार वो इसका ना क्या दूसरा बाजू ही बदन से अलग कर दे। रूह से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अजीज तो अपनी जान भी थी। रूह तो यारम की जान थी, इसने फिर भी बच जाना था, लेकिन इससे वो इस हद तक गुस्सा था कि इसे देखते ही जान से मारने का इरादा रखता था। इसीलिए तो एक हफ्ते तक शक्ल ना दिखाने के लिए कहा था। हिजर खामोशी से आकर अपने कमरे में लैला के साथ ही बंद हो गया था। लैला भी इसे अपनी शक्ल दिखाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसे भी अपनी जान अजीज थी। अब बच्चे का सोचकर यारम ने एक बार माफ किया था, जरूरी तो नहीं कि हर बार करता। हिजर तो ये सोचकर भी परेशान था कि कल जब वो ऑफिस जाएगा और वहाँ जो काम हिजर से हैंडल नहीं हुए हैं, इन पर यारम क्या हाल करेगा, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया था वो तो इसने एक साइड लगा चुका था। इसके टेबल पर यारम की रिपोर्ट्स थी। पिछले 22 दिन में यारम अपना मुकम्मल इलाज करवा चुका था और ये इतना मुश्किल था ही नहीं जितना श्रीलंका के डॉक्टर्स ने मुश्किल बना दिया था। यारम ने इटली में अपना इलाज करवा लिया था और अब वो मुकम्मल सेहतयाब था। श्रीलंका के डॉक्टर्स की वजह से इसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वक्त रहते ही वहां से निकलकर यारम ने खुद को पागल होने से बचा लिया था और इस चीज पे हिजर को बेफिक्र कर दिया था कि अब भी इसका यही कहना था कि अगर वो पहले रूह से मिल लेता तो कभी अपना इलाज ना करवाता। उठो। रुख वो काफी गुस्से से इसे जगा रहा था। रुख ने आंखें खोलकर देखा, फिर करवट लेते हुए जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे नहीं उठना, आज ही तो सुकून से सोई हूँ, आप भी सो जाइए और मुझे भी नींद पूरी करने दें। रुख, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो चादर खींचता गुस्से से बोला था। यारम, आप मैथ का कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है कि मुझे समझ नहीं आएगा। आप तो मेरे यारम हैं, आसानी से प्यारे से आपको तो हर बात समझ आती है और सीधा दिल पर लगती है। वो अपनी आंखें बंद किए बरबरा रही थी, जैसे आपकी दुनिया में यारम से प्यार बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हो। इस वक्त तो ये भी भूल चुकी थी कि यारम इससे नाराज है। यारम ने एक नजर घूरकर इसकी पूरी बात सुनी और अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसा करने से रुख ने आंखें खोलकर इसे देखा और फिर मुस्कुराकर इसकी गर्दन में बाहें डालती इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। यारम खामोशी से उठकर वॉशरूम में गया और इसे शावर के नीचे खड़ा करते हुए शावर खोल भी दिया, क्योंकि एक पल में होश की दुनिया में कदम रख चुकी थी। जल्दी से नहा कर आओ, हमें घर चलना है, वो हुक्म देता बाहर जाने लगा था। जब इसकी आवाज कानों में पड़ी, चल वे सरे हुए करेले, आप नहीं हो मेरे प्यारे से यार, वो पैर पटकती नाराजगी से बोली थी। क्या पता क्या कहा तुमने? मुझे करवा हुआ सरा हुआ करेला, राइट? तो तुम्हें इस करवे सरे हुए करेले को टेस्ट भी करना चाहिए। वो दोनों हाथ इसके साथ दीवारों पर रखता इसका रास्ता बंद कर गया था और इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसके लबों पर झुककर इसके नाजुक लबों को कैद कर गया। इसकी शिद्दत पर रुख ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में बेच लिया था। रुख के साथ साथ यारम के भी कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। इसका अंदाज अब भी कल रात वाला ही था। वो इस पे झुका अपने जज्बात को सुकून दे रहा था और रुख इसके जज्बात की आंख में चल रही थी। इसके लबों को बख्शकर वो इससे जरा दूर हुआ, उसका गाल थपथपाया। तो कैसा लगा करवा सरा हुआ करेला? जल्दी करो, हमें अपने घर जाना है। थोड़ी ही देर में वो मुंह फुलाए बाहर निकली थी। मुझे मामू से मिलना है यारम, इसके चलने के इशारे पर वो बोली तो यारम ने फिर से नाराजगी से इसे देखा था। जिंदा है वो, लेकिन होना नहीं चाहिए था। जो इसने किया ना रुख, इसके बाद इसे जीने का हक नहीं था, लेकिन वो फिर भी जिंदा है क्योंकि तुम्हारे पास वो वाहिद रिश्ता है। फजूल नहीं बोलना, जल्दी चलो वरना अच्छा नहीं होगा। वो धमकी देता हुआ बोला था, मतलब आप इनसे भी खफा हैं यारम? उन्होंने आपको कितना ढूंढा, आपके गायब होने के बाद भी आपकी जगह जगह सारे काम करते रहे, सब कुछ संभाला और आप इनसे नाराज हो रहे हैं। रुख, मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। वो इसकी बात काट गया था। मैं मामू से मिले बिना नहीं जाऊंगी यारम, प्लीज थोड़ा सा वेट कर ले। पता नहीं आपने इनके साथ क्या क्या किया है जो वो अस्पताल में थे। अब एक बात देखने तो दें, वो मिन्नत बड़े अंदाज में बोली थी। यारम ने एक नजर से देखा, फिर दो कदम आगे बढ़ा, इसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाया और दोबारा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चल दिया। यारम, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मामू से मिलकर जाऊंगी। मामू, मामू जल्दी आए, मुझे बचाएं। यारम, मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं मामू, वो ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन यारम को कौन सा परवाह थी। वो उसकी चीखों पुकार को नजरअंदाज किए आगे बढ़े जा रहा था, जबकि कमरे में हिजर खामोशी से बैठा इसके जाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गई, यानी कि वो दोनों जा चुके थे। हिजर, थोड़ी देर आराम कर लो, पता नहीं है ऑफिस में यारम तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये ना हो कि बेड पर बैठने के भी लायक ना रहो, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले ही आराम करके जाओ। लैला ने मशवरा दिया जो हिजर को भी काबिल गौर लगा था। जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इसका हुक्म मिलते ही रुख ने इसे घूर कर देखा। वो अभी अभी यहाँ पहुंचे थे। मुझे नींद आ रही है यारम, आप मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। पहले ही आपने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया और फिर सुबह सुबह अजान से पहले भी मुझे यहाँ लाए हैं और अब आपको मेरे हाथ का नाश्ता भी चाहिए। ऐसा कौन करता है? वो बिल्कुल आहिस्ता से आवाज में मनमनाती इसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ कहा तुमने? वैसे घूरते हुए बोला था, नहीं बस यही कह रही थी कि आप रूम में जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। इसकी सख्ती से घूरने पर वो अपनी बात ही बदल
चल गई थी, कुछ जल्दी करो। वो कहकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। ये क्या, करेले का जूस पीकर बैठे हैं जो इतने करवा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से मीठा मीठा नाश्ता करवाऊंगी तो खुद ही मीठे हो जाएंगे। मनाकर तो मैं भी रहूंगी यारम को। आखिर कब तक नाराज हो सकते हैं आप मुझसे। वो मुस्कुराकर अपने आप को गुड लक विश करती किचन की जानिब आई थी। रुको किचन में भेजकर अब यारम आराम से अपने बेड पर बैठा। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद को रूह के पास जाने से रोक नहीं पाया था। वो इससे काफी ज्यादा नाराज रहने का इरादा रखता था, लेकिन रूह की हरकतों की वजह से इसकी नाराजगी दम तोड़ने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो नरम पड़ चुका था। इसका इरादा इतनी आसानी से इसे माफ करने का हरगिज ना था, लेकिन रूह की बातें इसकी मासूमियत यारम को एक बार फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। अपने चेहरे पर इसका नरम लम्स महसूस करके इसने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर हाथ रखा। शायद रूह कभी भी नहीं समझ सकती थी कि यारम के लिए वो क्या है। वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब इसे रूह के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उठकर किचन की जानिब आया था, जहां रूह अपने हाथ को जोर से थामे रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। वो किचन के काम करने में अनाड़ी हरगिज नहीं थी, इसीलिए इसे बहुत कम चोट लगती थी। रुक मेरा बच्चा, क्या हुआ? मेरी जान, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे। चलो रूम में एहतियात से काम नहीं कर सकती, कोई पीछे पड़ा है क्या? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वो तेजी से इसका हाथ देखता इसे डांट रहा था। यार मुझे चोट नहीं लगी। वो इसे इस तरह से अपनी फिक्र करते देखकर पहले तो हंसी, फिर समझाते हुए बोली, तो फिर चुप क्यों रही थी? इसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ में थामे वो अभी भी टटोलते हुए बोला था। क्या वहां इस किचन में जमीन की तरफ इशारा किया, जहां एक नन्हा सा काकरोच कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। क्या हमारे किचन में तो ऐसा कुछ नहीं था ना? छोटू काकरोच यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ इतना बेफिक्री से आजादी से घूम रहा है तो यकीनन इसके वालिदैन भी यही होंगे, और हो सकता है इसकी फैमिली भी। शट अप रुक, मेरा इस वक्त काकरोच की फैमिली प्लानिंग पर गौर करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख लगी है मुझे। वो इसे डांट कर कहता ड्रॉर से कीड़े मकोड़े मारने के स्प्रे निकालने लगा। यारम आप यहाँ से जाइएगा मत, ये ना हो कि आपके जाने के बाद ये काकरोच मुझ पर हमला कर दे और खा जाए मुझे। वो चोर निगाह से काकरोच की जानिब देखती नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। यारम ने एक नजर से पैर तक इसे देखा। रुक, तुम्हें लगता है कि कुछ छोटा सा काकरोच तुम्हें खा सकता है? यारम ने इसे देखते हुए हैरत का मुजाहिरा किया था। छोटा सा शायद नहीं खा पाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपके जाने के बाद इसकी पूरी फैमिली मुझ पर हमला कर दे। आप मेरे शोहर है, मेरी हिफाजत करना आपका फर्ज है। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर बैठे, वरना मैं रोज़े महशर अल्लाह के सामने आपकी शिकायत करूंगी कि आपने मुझे काकरोच और उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। वह धमकी देते हुए कुर्सी की तरफ इशारा कर रही थी। तुम ये शिकायत करना और मैं रोज़े महशर अल्लाह से ये शिकायत करूंगा कि तुमने मेरे फोन पर मुझसे बात नहीं की, ये जानते हुए भी कि तुमसे बात करने के लिए यारम तरफ रहा है। इसके अचानक बोलने पर सर झुका गई थी। यारम मुझे लगा कि आप मेरी आवाज़ सुनकर अपना इलाज करवाए बगैर वापस आ जाएंगे। मुझे आपकी सेहत की परवाह थी, सेहत की फिक्र थी, मेरी जान की नहीं, मेरी तड़पती सांसों की नहीं, मेरे सुलगते जज्बातों की नहीं। वो इसकी बात काट कर उसे मजीद शर्मिंदा कर गया था। रूह आहिस्ता से इसके करीब आई और जरा सा झुककर इसके गाल पर अपने लब रखे। अपनी रूह को माफ नहीं करेंगे यारम? वो आहिस्ता से इसकी गोद में बैठी पूछने लगी थी, और रूह के इस अंदाज पर यारम का दिल भी बेईमान होने लगा था। इसकी कमर पर हाथ रखते इसने मजीद अपने ऊपर झुका लिया। किस्मी, वो हुक्म दे रहा था या फरमाइश कर रहा था? सिर्फ रुको बिल्कुल भी समझ ना आया था। पहले नाश्ता कर ले, वो बिना मज़ाहमत तहम्मुल से बोली थी। रुक, मैंने कहा किस्मी। वो इसकी बात नजरअंदाज करता घूरते हुए बोला था। फिर क्या माफ़ी मिल जाएगी? वो मुस्कुराकर इसके बाल पीछे करते प्यार से बोली थी, क्योंकि सच ये था कि यारम के इतने पास आने के बाद अब इसमें किस करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस इतनी ही बोल्ड हो सकती थी। रुक, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। वो इसकी कमर में सख्ती से बाजू हाइल करता इसका चेहरा खुद पर झुकाए हुए सख्त लहजे में बोला था। अगर मैं किस करूँ तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? वो बहुत हिम्मत से बोली थी। फजूल बकवास करना बंद करो, जो कह रहा हूँ वो करो। वो इसे घूरते हुए बोला था। मतलब किस लेने के बाद भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे, चाहे मैं नहीं करती? वो नखरे दिखाती उतने ही वाली थी जब यारम ने इसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर इसके लबों पर अपने लब रख दिए। किसका दौराना बनने लगा और यारम की शिद्दत से इसके बस से बाहर हो गया था। इसकी सांस फूलने लगी और वो जो हमेशा से इसकी सांसों पर अपना हक समझता था बेकाबू हो चुका था। रूह के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि वो इसके दोनों हाथ थामकर इसी की कमर के पीछे लेके आया था। अपने एक हाथ से इसके दोनों हाथ ला करके वो इसके लबों पर अपनी लब्बों की तशनकी मिटा रहा था। फिर न जाने क्या सोचकर इस पर तरस खाया उसका चेहरा देखने लगा, जबकि रूह लंबी लंबी सांसें लेती इसके सीने पर सर रख चुकी थी। इसे अपने सीने से लगाए वो अपनी आंखें बंद किए इसे महसूस कर रहा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यारम, ये इतनी सुबह हमारे घर कौन आ गया? अभी तो किसी को पता भी नहीं कि हम अपने घर वापस आ गए हैं। वो आंखें खोलकर यारम का चेहरा देखते हुए पूछने लगी, जबकि यारम लाअमली का मुजाहिरा करते हुए कंधे उचका गया था। चले छोड़े, मैं जाकर देखती हूँ, आप नाश्ता करें। वो उसकी गोद से उठती हुई नाश्ते की डिशेज टेबल पर रखकर बोली थी। हिजर शारफ में से कोई होगा तो वापस भेज देना, आज मैं आराम करने का मूड में हूँ। वो बेजारी से बोला, आराम करने का या मुझे तंग करने का? रूह ने जाते जाते पूछा था। तुम्हें तंग करने का नहीं, तुमसे बदला लेने का, वो आराम से कहता नाश्ता करने लगा था। अरे सारम भाई कैसे हैं आप? दरवाजा खोलते ही सारम को फुल यूनिफॉर्म में हैरान और परेशान देखकर वो पूछने लगी थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, घर की लाइट्स ऑन देखी, सब हैरियत तो है ना? सारम परेशानी से पूछ रहा था, क्योंकि जब से यारम की मौत की खबर आई थी वो तो
पकीज़े के साथ रह रही थी। फिर इतनी सुबह सुबह वो यहाँ क्या कर रही थी? और उसकी ड्रेसिंग पर नजर जाते ही सारम को झटका लगा था। डार्क रेड कलर के ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अभी यारम को गए 1 महीना नहीं हुआ था और वो अपनी रंगीन जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। जी वो दरअसल हम आज सुबह ही वापस आए हैं। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यारम के बारे में इसे कैसे बताए। तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? सारम ने पीछे देखा और फिर देखता ही रह गया। वह बेवकूफ इंस्पेक्टर, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना आवाम को पसंद है? वैसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि सारम का मुंह तो हैरत से खुला हुआ था और वो इन दोनों को एक दूसरे से बातें करते और सारम को हैरान और परेशान मुंह खुला देखकर यारम की जानिब देखते हुए फौरन वहां से निकल गई थी। यारम तुम जिंदा हो? सारम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर तुम कहते हो तो मर जाता हूँ, वो फोर्स से जवाब देने लगा। यारम मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। सारम बेहद खुशी से बोला था। ऐसा करता हूँ कि तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ, जाकर जहन्नम का विजिट करके आओ। अगर वहां पर ना मिला तो फरिश्तों से इजाजत लेकर एक नजर जन्नत में भी देखना। हो सकता है किसी नेका माल से अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दे, और अगर दोनों जगहों पर ना मिला तब वापस आ जाना और यकीन कर लेना। इसकी हालत यारम को मजा दे रही थी, इसीलिए वो बात को तबील देकर बोला, जबकि वो इसकी बात नजरअंदाज करता इसके सीने से लग चुका था। यारम मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे भाई तुम जिंदा हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारी टीम मेंबर तुम्हारी बीवी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगा। यारम आई लव यू। वो इसके सीने से लगा किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था। इन दोनों को तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा सारम, लेकिन तुम्हारा ये मजनू वाला अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके इस तरह से चिपकने, उसकी आंखों में मौजूद नमी देखकर यारम ने बहुत नरमी से कहा था, जिस पर सारम खुलकर हंसा था। चलो अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तुम्हारी सोती हुई शक्ल देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ कि उड़वा ने नाश्ता करवा के नहीं भेजा। नहीं यार, रात से नाइट ड्यूटी पर हूँ, अभी घर ही जा रहा था। वो इसके साथ अंदर आते हुए बोला था। अपनी बीवी से खुद ही चाय का बोल दो, मैं नाराज हूँ इससे। वो रूह को साथ निगाहों से घूरते हुए बोला था, कोई बात नहीं, मैं भी नाराज हूँ। यारम ने कहते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया जहां सारम बैठ चुका था, जबकि इसकी आखिरी बात सुनकर रूह ने घूरकर इसे देखा था, जैसे यारम साफ तौर पर नजरअंदाज कर गया था। सारम चाय पीकर कब का जा चुका था। रूह नाश्ते के बर्तन धो रही थी और यारम इसके करीब खड़ा इसके फारग होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रूह के मुताबिक काकरोच और उसकी फैमिली की हिफाजत करना काकरोच जो इसकी फैमिली से इसकी हिफाजत करना यारम का फर्ज था। रूह जल्दी फारग हो, मुझे नींद आ रही है। यारम ने इसके हाथ इतने स्लो स्पीड में चलते देखकर कहा था। यारम बर्तन आराम से धोए जाते हैं ताकि ठीक से साफ हो। वो इत्मीनान से बोले, फिर से अपने काम में मगन हो गई। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ सुकून से अपने बर्तन धोती रहो, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरा यहाँ तुम्हारे लिए खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है। यारम अब भी नाराजगी शो कर रहा था। यारम आप अगर मुझे यहाँ का खरोच और उसकी फैमिली के पास छोड़कर गए तो मैं आपसे सच्ची वाली नाराज हो जाऊंगी, रूह ने धमकी देते हुए कहा था, जबकि इसके अंदाज पर यारम को झटका लगा था। एक्सक्यूज मी, मैं ऑलरेडी तुमसे नाराज हूँ, यारम ने जताते हुए कहा था। उप्स सॉरी, मैं भूल गई। वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अब दोबारा भूलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। वो सख्त लहजे में बोला था। कल से आप कौन सा अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं? वो बरबराते हुए बोली, नहीं बेबी, अभी तुमने यारम कासमी की बैड साइड देखी ही नहीं, और जिस दिन तुमने यारम कासमी की बैड साइड देख ली ना तो पछताओगी, बहुत पछताओगी। वो इसकी आंखों में देखता सर अंदाज में बोला था। आप चाहते हैं कि मैं पछताऊं? वो इसे देखते इसी के अंदाज में बोली थी। फजूल बहस मत करो मेरे साथ, अगर मुझे मना नहीं सकती तो दिमाग खराब मत करो। वो बात ही बदल गया था। मैं दिमाग खराब नहीं करती, बल्कि मेरे प्यार से शोहर तो कहते हैं कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मुझे कहीं बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये ना हो कि मुझे किसी की गंदी नजर लग जाए। वो कभी प्यार में की गई यारम की बात को याद करते हुए बोली थी। फजूल बकवास करता है तुम्हारा प्यारा सा शोहर, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ। इसके अंदाज पे यारम चिढ़कर बोला था। मुझे कुछ भी कहे, लेकिन अब बता जो आपने मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। सदा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शोहर से कितनी मोहब्बत है तुम्हें ये तो इसे श्रीलंका के अस्पताल में ही पता चल गया था। यारम तंज करने से पास ना आया था। आप एक बार माफ नहीं कर सकते क्या? वो इसे देखते हुए मायूसी से बोली थी। मैं माफी मांगने से नहीं बल्कि मनाने से मानूंगा। रुख, तुम एक इंतहाई नकम्मी बीवी हो जो अपने शोहर की नाराजगी खत्म नहीं कर सकती। इसके बर्तन खत्म होने पर यारम कहता हुआ कमरे की जानिब चला गया था। और आप एक बहुत ही गंदे हस्बैंड है जो अपनी बीवी को सताकर खुश होते हैं। आपको पता भी है मुझे मनाना नहीं आता, तो आपको खुद ही मान जाना चाहिए ना। वो इसके पीछे आते हुए बोल रही थी, जबकि यारम तो इसे सिरे से नजरअंदाज किए हुए था। वो कमरे में आई तो यारम सो रहा था। वो भी खामोशी से इसके पास लेट गई, जब अचानक ही यारम ने इसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया। इसकी अचानक हरकत पर इसने घूरकर यारम को देखा जो अपने आप को नींद में शो कर रहा था। वो काफी देर इसका चेहरा देखती रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर मुस्कुराकर आंखें बंद कर गई, क्योंकि यारम सचमुच में सो चुका था। और इसे सोता देखकर रूह के अंदर का शरारती कीड़ा जाग गया था। वो अब इसके साथ मस्तियां करने लगी थी। कभी वह यारम की नाक को छेड़ती तो कभी इसके डिंपल में उंगली डालती, तो कभी पूरे चेहरे पर उंगली से लकीरें खींचती, जबकि यारम सुकून से भरा किसी चीज का असर नहीं ले रहा था। पता नहीं कितने सालों की नींद आज ही पूरी कर रहा था। इसको जगाकर वो अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त यारम से बात करना चाहती थी, इसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन वो तो सुकून से खुद को सुकून पहुंचाकर सो गया था। काफी देर मस्तियां करने के बाद वो छत को घूरने लगी, जब अचानक यारम ने इसका हाथ आकर अपने चेहरे पर रख दिया। करती रहो, अच्छा लग रहा है। वो आंखें बंद किए हुए बोला था, आप जाग रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ, पहले उठे बातें करें मुझसे। वो हुक्म दे रही थी। तुम्हारे मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो बंद आंखों से बोला था। वाह, ये क्या बात हुई? जब अपने मतलब था तब लग गए मुंह, और अब जब मैं कह रही हूँ तो आपका इरादा नहीं। तुम इस तरह से मुंह लगने का कह रही हो। वो आंखें खोलकर इस बात को अपने अंदाज में लेते हुए बोला था। अगर पहले बता देती तुम इस तरह से मुंह लगने की बात कर रही हो तो मैं कब का मुंह लग चुका होता। वो इसका चेहरा हाथों में थामते अपने होठ इसके होठों के पास ले गया था। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बातें करना चाहती हूँ आपसे। वो जल्दी से बोली थी, लेकिन मेरा अब यही मतलब है, और बात मैं तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सब करते हैं नाराजगी याद नहीं आती।
वो मुंह बनाकर पूछने लगी थी। नहीं, मुझे बस अपने मतलब की चीजें याद रहती हैं, बाकी मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम पहले मनाओ मुझे, और फिर जो चाहे कह लो। वो सुकून से कहता है, इसके लबों पर झुककर इसे बेसुकून कर गया था। कैसे मनाऊं आपको, ये भी तो बताइए ना, कैसे खत्म होगी आपकी ये नाराजगी। अपने लबों को आजादी मिलती, रुख ने पूछा था। पहले कि वो दोबारा इसके होंठों पर झुकता, रूही इसके होंठों पर हाथ रख चुकी थी, जो यारम ने आराम से अपने हाथों में कैद कर लिए थे। आइंदा ये हरकत मत करना। इसका हाथ थाम कर वो दोबारा इसके होंठों पर झुक गया था। इस पर अंदाज में शिद्दत थी, शायद इसके किस न करने देने की वजह से यारम को पसंद नहीं आई थी। तभी तो वो बदले पर उतर आया था। उफ, आपकी ये नाराजगी मेरी समझ से बाहर है, वो हार कर बोली थी। अब इस नाराजगी के चक्कर में तुमसे महरूम नहीं हो सकता। होंठों के बाद इसके चेहरे के एक नक्श को चूमता हुआ आहिस्ता से बोला था। कैसे मनाऊं, ये भी तो बताए ना, शोहर को कैसे मनाया जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे शोहर मुझसे नाराज नहीं होते, वो फखर से बोली थी। शायद ये बात सुनकर वो मान जाए। मैं तो हूँ, वो कहकर इसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंक चुका था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी नाजुक वजूद पर हावी होने लगा था। रूह खामोशी से इसकी बाहों में समा गई। अब इसे मजीद खुद से नाराज करने का कोई भी इरादा न था। इसके बिना मज़ाहमत मान जाने पर यारम का डिंपल नुमाया हुआ, जो वो नाराजगी की वजह से फौरन भी छुपा भी गया था। लेकिन रूह ने देख लिया, तभी वो मुस्कुराते हुए इसकी मनमानी अपने नाजुक से वजूद पर सह रही थी। वो कब से बैठी यारम को बनाने का प्लान सोच रही थी, जो साफ कह चुका था कि अब वो अपने आप नहीं मानेगा, बल्कि रूह को पापड़ बेलने होंगे। वो क्या करे, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लैला और मासूमा तो इसे मशवरे देती थी कि कानों से धुएं निकलने लगता। इसे तो वो मशवरा लेने का सोच भी नहीं सकती थी। जब दिमाग में इशारत से मशवरा लेने का ख्याल आया, लेकिन इनसे ही पहले क्या मशवरा यूं की सजा, लेकिन इनसे पहले ही लिए हुए एडवाइसेस की सजा वो भुगत रही थी। याद आते ही प्लान चेंज कर लिया। यारम, आप एक बार मान जाए, वादा कभी आपको नाराज नहीं करूंगी। वो दिल से बोली और फिर सहन में शारफ ही आया। मुझे शारफ भाई से ही बात करनी होगी। वो उठकर रूम में आई, वहां से यारम का फोन लिया, और अपना फोन तो इसका वो दिन ही गुम हो गया था जब ये हादसा पेश आया था, और इसके बाद फोन लेने का ख्याल भी नहीं आया। कुछ लोगों के नंबर इसे जुबानी याद थे और फोन में सेफ भी थे, इसीलिए इसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। शारफ का नंबर इसके सामने था, इसने फौरन ही कॉल की थी। यारम का नंबर देकर पहले तो वह अच्छा खासा परेशान हुआ, लेकिन रुख की आवाज़ सुनकर इसे जरा सुकून मिला था। रुख, तुम जिंदा हो? इसकी आवाज़ सुनकर शारफ ने पहला यही सवाल किया था। जी जिंदा हूँ, लेकिन यारम की नाराजगी मेरी जान ले लेगी, मदद करे मेरी, वो परेशानी से बोली थी। मैं क्या मदद करूँ? यारम ने तो मुझसे मिलने पर पाबंदी भी लगा दी है। शारफ ने अपना दुखड़ा सुनाया। कोई बात नहीं, फोन पर ही मदद कर दे, वो मासूमियत से बोली। रुख, तुम ना इसकी नाराजगी को मजाक में लो, मतलब अपनी मस्तियां ना छोड़ो और इसे बहुत सा तंग करो। यारम को तुम्हारा हर अंदाज पसंद है, वो मान जाएगा। इसका मशवरा रुख को कुछ खास समझ में नहीं आया था, लेकिन रुख ने हामी भर ली। अच्छा रुख, अगर यारम का ऑफिस आने का कोई इरादा है तो प्लीज ऐसा मत होने देना, वरना वो मेरा कत्ल कर देगा। ऑफिस काफी गंदा है। यारम ने अगर ऑफिस का ये हाल देखा तो मेरी जान ले लेगा। प्लीज इसको घर पर ही रखना, मैं कल तक ऑफिस की सफाई करवा लूंगा प्लीज, वो मिन्नतें कर रहा था। उफ, आप मर्द लोग कितने गंदे होते हैं। मर्दों को मेरे यारम की तरह सफाई पसंद होना चाहिए, वो फखर से बोली थी। यारम को सच में गंदगी से इंतहा की नफरत थी। अगर इसका ऑफिस जरा सा गंदा होता तो शारफ की शामत आ जाती, और रूह को तो खुद सफाई का शौक था। इसके यारम के नेचर के हिसाब से इसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। शारफ को यकीन दिलाया कि वो यारम को ऑफिस नहीं आने देगी। वो यारम को मनाने के लिए इसकी पसंद की डिशेस बनाने लगी। बस अब इसे अपने प्यार से शोर को मनाना था, जो पहली बार बहुत मुश्किल काम लग रहा था। रुख, मेरा फोन कहाँ है? वो एकदम तैयार होकर बाहर निकला तो अपना फोन रुख के हाथ में देखा था। आप कहीं जा रहे हैं? यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, तो मुझे नहीं मना रही। वो इसे देखते हुए अपना फोन ले चुका था जब इसे अपने मासूम भाई की याद आई। अगर यारम ऑफिस जाता तो शारफ बेमौत मारा जाता। यार मैं मनाऊंगी ना, आप प्लीज मत जाइए, वो मिन्नतें करने लगी थी। यारम प्लीज मत जाइए ना काम पर, आज तो आपको बहुत सारा आराम करना चाहिए, अभी आपको आराम की जरूरत है। वो उसके पीछे पीछे आती से मना रही थी। मगर घर पर बोर हो रहा हूँ, मेरी बीवी एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। यारम ये कहते हुए आगे बढ़ गया था। नहीं हूँ मैं बोरिंग, प्लीज मत जाइए, वो मिन्नतें कर रही थी। अगर वो ऑफिस चला जाता तो यारम ने शारफ को वो हाल करना था कि वो सारी जिंदगी याद रखता। एक तो पहले ही वो नाजुक सी नाक का बेड़ा गर्क करा चुका था, और इसकी मासूम से मामू का बाजू भी तोड़ आया था, और न जाने अब क्या क्या तोड़ने वाला था। वो अपने मामू और भाई की जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। यारम अब अपनी इतनी प्यारी बीवी की बात नहीं मानेंगे। वो उसके गले में बाहें डालती इसके बेहद करीब आ चुकी थी। मेरी बीवी बहुत निकम्मी है, अपने शोर को मनाना भी नहीं आता, इसलिए मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो इसका नाजुक सा बाजू अपने गले से निकाल कर बोला। अरे आप मौका तो देना। रूह की जुबान बेख्तियार फिसली थी और तेजी से इसके गले में वापस बाहें डालते हुए यारम की शर्ट का बटन लटकाने लगी, जिससे जहां रूह के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, वहीं यारम के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट आ रुकी। वो अपनी शर्ट से लटके हुए बटन को तोड़कर इसकी नाजुक सी कमर में अपना हाथ डाल गया था। तो मेरी प्यारी सी बीवी चाहती है कि मैं इसे मौका देकर अपना रेप करवा लूं, पर कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। वो अपने खुले गिरबान को देखकर शरारत से बोला, जबकि रूह के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। ओके, क्या याद करोगी? दिया तुम्हें मौका, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला, जबकि इसकी मुस्कुराहट ने रूह को घबराने पर मजबूर कर दिया था। नहीं चाहिए मौका, वो जल्दी से बोली थी, लेकिन मैं तो अब तुम्हें मौका दूंगा, चलो इस बार मना लो मुझे। वो आंख दबाता इसका नाजुक सा वजूद बाहों में लिए सोफे पर आ बैठा था। अजीब जबरदस्ती है, मुझे मौका नहीं चाहिए, वो जल्दी से कहती से जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसका बदलता मूड
क्योंकि इसका मूड बदल गया था। जब से यारम वापस आया था इसकी जान मुश्किल में डाली हुई थी, इसे एक पल का सुकून नहीं लेने दिया था और अब उसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके परेशान हो चुकी थी। जबकि यारम तो हमेशा की तरह मुकम्मल मदहोश हो चुका था। वो इसे ना तो कुछ कहने दे रहा था और ना ही उठने दे रहा था, जबकि रूह ये सोचकर आदी हो रही थी कि यारम इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या इसे लग रहा है कि शर्ट के बटन तोड़ने वाली हरकत इसने जानबूझकर की है? ये तो वो एहसास ही नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती थी यारम के कहर से, लेकिन खुद फंस गई। जबकि यारम जब बाहर आया तो इसकी अपनी तो इसको अपनी जबकि यारम जब बाहर आया तो इसको सोचों में मसरूफ देखा था। यकीनन वो सोच रही थी कि वैसे कैसे मनाए। यारम इसे मजीद तंग करने के लिए ऑफिस जाने का बहाना करने लगा और उसकी सोच के मुताबिक वो इसे ऑफिस नहीं जाने दे रही थी। इसके शर्ट का बटन शर्ट पहनते हुए ही टूट चुका था और अब वो इसे रूह के पास लेकर जाने वाला था ताकि रूह इसे जोड़ते हुए इसके बेहद करीब आ जाए। इसे रूह को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। वो इसे रूठा हुआ था और इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और इस दौरान इसकी मनमानियां, इसकी गुस्ताखियां सब खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक कि इसकी नाराजगी दूर करने के लिए इसके एक इशारे पर इसके करीब दौड़ी चली आई। यारम को अब इस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन इसके करीब आते ही यारम खुद पर काबू खो देता था और इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगता। अभी तो उसकी जुदाई की बेकरारियां भी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन याद करते से रूह की तलब पूरी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। वो इतने वक्त रुके बगैर रहा कैसे था, ये सोचकर इसे खुद भी परेशान कर रही थी। और अब तो उसे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ना ही वो इसे खुद से दूर जाने दे रहा था। वो सब लोग मिलकर ऑफिस का कोना कोना चमका चुके थे और अब शारफ और हिजर परसुकून होकर ऑफिस में आ बैठे। रुकने न जाने यारम को कैसे रोका होगा, लेकिन इसका ना आना फायदेमंद साबित हुआ था। इसके ना आने की वजह से शारफ के साथ साथ ऑफिस के बाकी लोगों की भी जान बच गई थी। अभी इन्हें सुकून से बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि सारम इनके सर पर सवार हुआ। हाथ में अरेस्ट वारंट था जो यकीनन शारफ के नाम का था, क्योंकि कल रात एक दोस्त से शर्त जीतने के चक्कर में इसने ट्रैफिक पुलिस वाले का वारंट चोरी किया था और भाग गया था। थोड़ा आगे जाकर इसने वारंट को जमीन पर फेंक दिया और वो शर्ट जीत गया था। लेकिन इसकी यह हरकत सारम के एक दोस्त साथी पुलिस वाले ने से छुपी नहीं रह सकी थी और शारफ को भी पहचान किया था। चश्मदीद गवाह होने की वजह से शारफ अच्छा सा फंस चुका था और अब सारम इसके सर पर सवार था। यारम की मौत की खबर झूठी निकलने के बाद सारम तो अब इससे एक मौके की तलाश में था। इसे बस एक बहाना चाहिए था। इतनी आसानी से तो वह लोगों को माफ नहीं करने वाला था। वो बेचारे तो सारम नामी इस मुसीबत को भूल ही गए थे, लेकिन अपना दीदार करवा के सारम ने वापस हकीकत की दुनिया में लाया था। अब वो शारफ का क्या हाल करने वाला था ये तो वो जानता था, या फिर शारफ। देखो इंस्पेक्टर, लिमिट में रहो वरना मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। शारफ इसे धमकी देते हुए बोला, जबकि वो उसे घसीट कर लेकर जा रहा था और फिर जाते जाते हिजर के कान से भी निकाल दिया कि अपनी हैर मनाओ, इस पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। बचपन की दोस्ती जाए बाहर में। और उसके इरादे हिजर को भी काफी खतरनाक लग रहे थे। वो कब से इसके हसीन चेहरे को देख रहा था, साथ ही साथ इसका हाथ रूह के बाल से हिला रहा था। इसे पता था कि वो जाग रही है, लेकिन फिर भी आंखें बंद थी। यारम की सारी नाराजगी हवा हो चुकी थी। इसकी रुख ने इसे मना लिया था। यारम भूख लगी है, वह इस तरह से मनमनाई और इसके करीब से उठने की कोशिश की। इसका इरादा किचन में जाकर कुछ बनाने का था, लेकिन इससे पहले ही यारम ने इसे रोक लिया। मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं खुद अपनी जान के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाता हूँ। वो प्यार से इसके माथे पर बोसा देता हुआ बोला तो रुख मुस्कुराई थी। इसका प्यारा सा अंदाज रुख ने इसे मना लिया था। इसने बस सुकून सांस ली और अपना सर तकिए पर रख दिया। अब रुख खुश थी, वो इसे मनाने में कामयाब हो चुकी थी। इसका यारम मान चुका था और अब इसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। यारम बहुत प्यार से इसके लिए कुछ बना रहा था। फिर यूट्यूब से टेप लेने का सोचते हुए फोन उठाया, लेकिन फोन अनलॉक करते ही शारफ की कॉल रिकॉर्डिंग देखी और सोचा कि इसने आज कल ये फिर वापस आने के बाद शारफ को फोन तो नहीं किया, फिर ये आज की कॉल रिकॉर्डिंग क्यों शो हो रही थी। शायद रुख ने कॉल की होगी। वो रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए सोच रहा था। वो जानता था कि शारफ इसकी नाराजगी की वजह से काफी परेशान है। कल यारम ने इसका काफी बुरा हाल किया था, लेकिन इसे यकीन था कि शारफ इसकी रूह को कोई मशवरा नहीं दिया था। फोन से शारफ और रूह की गुफ्तगू सुनते हुए साथ साथ अपना खाना भी बना रहा था। जैसे जैसे सुन रहा था इसका चेहरा लहू छिलकाने लगा था। रूह इसकी और अपनी इतनी पर्सनल बातें शारफ को बता चुकी थी और इससे मशवरा मांग रही थी कि वो यारम को कैसे मनाए। रूह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। गुस्से से इसका पारा हाई हो गया था। इसने हाथ में पकड़ा हुआ बॉल पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा, जिसकी आवाज़ सुनकर वो फौरन कमरे से बाहर आ गई थी। क्या हुआ यारम, कुछ गिर गया है क्या? आपको चोट तो नहीं लगी? फिक्रमंदी से बोलती इसके पास आई थी। इसे देखते ही यारम इसके शाने थाम कर इसे दीवार के साथ लगा चुका था। इसका अंदाज इंतहाई जारहाना था। तुम मेरी जज्बात कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे से शेयर करने की? अब कोई तीसरा तुम्हें बताएगा कि तुम अपने शोहर को कैसे मनाना चाहिए? तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ और कम अकल लड़की हो। तुम बस मेरी जज्बात के साथ खेल सकती हो, कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकती। वो इसे पीछे धक्का देता वहां से निकल गया था। आज रूह की हरकत में यारम को सच में बहुत हर्ट किया था। वो तेजी से यारम के पीछे भागते हुए कमरे तक आई और काफी देर कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन यारम ने दरवाजा नहीं खोला। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यारम इस हद तक
खफा हो जाएगा। और अब इसे भी यही लग रहा था कि इन दोनों का बेहद पर्सनल मैटर था, जिसमें किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए था, इसे शरफ से मशवरा नहीं लेना चाहिए था। ये बात वो किचन काउंटर पर रखे फोन की रिकॉर्डिंग से पता लगा चुकी थी कि यारम को ये बात कहाँ से पता चली थी, लेकिन अब वो क्या करेगी। इसे मनाए हुए वक्त ही कितना हुआ था कि फिर से नाराज हो गया। इस बात तो वो सच में सीरियस वाला नाराज हो गया था। शाम को वो कमरा खुद ही अनलॉक करके आई थी। कमरे में अंधेरा था, जबकि सिगरेट की स्मेल ने अंदर आते ही इस पर काफी बुरा असर छोड़ा था। इस वक्त वो सर से पैर तक इसकी पसंद बनी थी। इसके बदन पर मौजूद हर चीज यारम की पसंद की थी, और जो खुद इसके लिए लाया था और अक्सर इसे पहनने के लिए भी कहता था, लेकिन वो साड़ी में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। यारम का कहना था कि रूह सिर्फ इसके सामने ये लिबास पहने, लेकिन रूह ने इसकी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं की थी। लेकिन आज इसको मनाने के लिए वो खुद बिना इसकी पॉलिश की पसंद में ढल कर आई थी। रेड डार्क साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लंबे स्याह बाल से किसी दूसरे ही जहान की परी बना रहे थे, और फिर रेड डार्क कलर की लिपस्टिक ने अपना ही जलवा बिखेरा हुआ था। यारम ने एक नजर की तैयारी देखी, फिर से झुकाकर सिगरेट सुलगाने लगा। शायद वो मनाना ही नहीं चाहता था, या रूह को इस वक्त देखने का ख्वाहिशमंद ही नहीं था। वो इस नजर से फेर कर बाहर जाने लगा, लेकिन रूह ने रास्ता रोक लिया। इतने खफा हो गए, मुझसे देखेंगे भी नहीं। वो मासूमियत से कहती बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज इसका ये रूप यारम का दिल दरका नहीं रहा था, बल्कि जला रहा था। रास्ते से हटो, किससे ये सस्ता सा मशवरा लेकर आई हो? किस किस को सुना कर आई हो कि तुम्हारा शोहर तुमसे खफा है और उसे मनाने के लिए तुम्हें कोई मशवरा चाहिए? वो कब का तपा बैठा था। मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैं खुद आपको मनाने आई हूँ। वो यकीन दिला रही थी जो यारम को ना आया। वो इसकी बात पर तंजिया सी मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया था, जबकि रूह इसके पीछे भागती हुई और इस पर एतबार नहीं कर रहा था। लेकिन रूह को इसे मनाना था, वो भी अपने पास से। इसने गलती की थी, इसे ये बातें शारफ या किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी, और फिर वो शर्मिंदा थी। अब वो अपने यारम को मना लेना चाहती थी, जो काफी मुश्किल था। वो अपनी सारी संभालती बाहर म्यूजिक सिस्टम के पास आई थी, ताकि यारम की पसंद का कोई रोमांटिक गाना लगाकर इसे मनाए। लेकिन यारम को तो ज्यादा गाने सुनता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई भी अच्छा सा लगा लेती हूँ, वो खुद से कहती। कोई भी गाना प्ले करके यारम की तरफ आई थी, जो सोफे पर बैठा आंखें बंद किए सिगरेट पर सिगरेट सिलगा रहा था। वो बिल्कुल इसके पास आ गई और सोफे के पीछे खड़ी इसको देखने लगी थी। चाहत है तुम्हें, पाया है तुम्हें। गाना मैं स्किप कर रही हूँ, इसको छोड़ देते हैं। इसके बिल्कुल करीब इसके सीने पर हाथ रखती इसे अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तो जैसे हर चीज अहम थी सिवाय रूह के। यारम वहां से उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही रूह इसका हाथ थामकर बेहद नजदीक आ चुकी थी। रूह अपनी तमाम तक हिम्मत जमा करके इसके लबों को अपने लबों से छूने ही वाली थी कि यारम ने इसे धक्का देते हुए खुद से बेहद दूर कर दिया था। इसने शिद्दत से हरकत की थी कि रूह सोफे पर जा गिरी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। इस बार किससे आइडिया लेकर आई हो ये सब कुछ करने का? ये सब लैला ही कर सकती है, इसकी के मशवरे पर चल रही हो ना तुम? वो इंतहाई गुस्से से इसके पास आया था। रूह, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे के साथ नहीं शेयर करना चाहता? मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी की मदलाहत बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे पसंद नहीं मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ की तुम किसी और के साथ शेयर करो? वो इंतहाई गुस्से से बोल रहा था, जबकि रूह की आंखों में नमी तैरने लगी थी। आप मेरे यारम हैं ही नहीं, आप कोई और हैं। मेरे यारम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। ना जाने यारम अभी गुस्से में क्या क्या बोलने वाला था, लेकिन रूह के अल्फाज ने इसे खामोश कर दिया था। आप नहीं है मेरे यारम। जब से ये हादसा पेश आया मेरे यारम कहीं खो ही गए हैं। आप कभी मेरे यारम की जगह नहीं ले सकते। वह कभी अपनी रूह को यूं खुद से दूर नहीं कर सकते। आप नहीं है मेरे यारम। वो बुरी तरह से रोते हुए वहां से उठकर भाग गई थी, जबकि यारम पहले तो कितनी ही देर से रास्ते को देखता रहा जहां से वो भाग कर गई थी। इसके आंसू इसकी तकलीफ की यारम को परवाह थी, लेकिन ये रूह का मशवरा नहीं हो सकता था। वो कभी भी ये सब सोच नहीं सकती थी, लेकिन यारम को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तो क्या ये सब कुछ रूह ने अपनी मर्जी से किया था? वो अपना फोन निकालकर लैला को कॉल करने लगा था। यारम का फोन आता देखकर लैला ने परेशानी से फौरन ही फोन उठा लिया था। लैला, बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। मेरे और रूह के बीच में आने की जरूरत नहीं। हम अपने मैटर्स खुद हल कर सकते हैं। आइंदा तुम मुझे रूह को मशवरा देती नजर ना आओ, वरना मैं तुम दोनों की मुलाकात ही बंद करवा दूंगा। वो इंतहाई गुस्से से बोला था। यारम, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब रूह का कोई मशवरा दिया? मेरी रूह से बात ही नहीं हुई। झूठ बोलना बंद करो लैला। अगर तुम्हारी रूह से बात नहीं हुई तो ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो उसकी बात काट कर बोला था। यार, मुझे क्या पता वो क्या कर रही है और क्या नहीं। मेरी से बात कैसे हो सकती है जबकि इसका फोन ही गुम हो चुका है। यहाँ पहले वो यहाँ पर भी तो हम आमने सामने बात कर लेते थे, लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ गई है मेरी इसके साथ कोई राब्ता ही नहीं है। बस शारफ ने सुबह बताया था कि इसने रूह से तुम्हारे फोन पर बात की थी। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानती। यारम, मैंने रूह को कोई मशवरा नहीं दिया और ना ही मेरी इससे कोई बात हुई है। और मेरी तो क्या शारफ के अलावा इसकी किसी से कोई बात नहीं हुई अभी तक। लैला न जाने अपनी सफाई में क्या क्या कहने वाली थी कि यारम फोन ही बंद कर चुका था। हो क्या मेरा गर्क? मतलब ये सब कुछ मेरी शहजादी खुद कर रही थी मुझे मनाने के लिए, और मैंने क्या कर दिया? वो अपने सर पर हाथ मारकर बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा था। रुक मेरी जान, मेरा बच्चा, प्लीज दरवाजा खोलो। वो दरवाजे के बाहर खड़ा कब से आवाज दे रहा था, जबकि वो कमरे में बैठी रोए जा रही थी। कितनी मेहनत से तैयार हुई थी इसके लिए। इसने क्या किया? कोई कैसे कर सकता है अपनी मासूम सी बीवी के साथ ऐसा सलूक? नहीं हूं मैं आपका बच्चा और नहीं मैं आपकी जान हूं, और मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप मेरी यारम हो ही नहीं सकते। अंदर से रोती हुई नम सी आवाज आई, जिस पर यारम बेचैन हो गया था। रुक, तुम नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। यारम ने हारते हुए कहा था। खबरदार, जो आपने एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोला, मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी आपसे। वो धमकी
वो फौरन से धमकी देती हुई बोली थी, इतने बुरे लग रहे हैं ना आप मुझे, इस वक्त आपका चेहरा भी देखने का दिल नहीं कर रहा और ना ही मुझे आपका चेहरा देखना है, चले जाइए यहाँ से, अपने ऑफिस रूम में बैठकर सिगरेट पिए, इसी सौतन को मुंह से लगाइए, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। वो रूठी रूठी ऐसी बातें कर रही थी कि ना चाहते हुए भी यारम को हंसी आ जाती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हंसा था क्योंकि इस वक्त इसे रूह को मनाना था। क्या हो रहा था ये सब कुछ, जब यारम मानता था तब रूह रूठ जाती थी और जब रूह मानती थी यारम रूठ जाता था, लेकिन यारम को इसे मनाने के बहुत सारे तरीके आते थे। इसे रूह के लिए किसी से मशवरा लेने की जरूरत हरगिज नहीं थी। इसको मनाने की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद यारम ने मजबूर होकर डुप्लीकेट की से दरवाजा खोला था। इसको देखते ही वो मुंह फेर कर बैठ गई थी। उफ बेबी, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। वो बेड पर बैठी थी और यारम जमीन पर बैठा इससे माफी मांगने लगा था। मैं नहीं करूंगी आपको माफ, आप बहुत गंदे हैं, मैं बात नहीं करना चाहती आपसे, जाइए यहाँ से। जाकर वो सोतन सिगरेट पिए। वो गुस्से से बार बार सिगरेट को ही बीच में ला रही थी। अच्छा ना यार, नहीं पीता तुम्हारी सोतन को, वो शरारती अंदाज में कहता है। इसके दोनों हाथ थाम कर चूमने लगा था। बस यही गलती माफ कर दो, इसके बाद कभी कोई गलती नहीं होगी, वादा करता हूँ। वो अपने कानों को हाथ लगाते बोला तो रूह जरा नरम पड़ गई थी। अब बताया जो आइंदा मुझे इस तरह से बात की या मुझे खुद से दूर किया, और अब अगर कभी मुझसे नाराज हुए ना तो मैं पक्की वाली नाराज हो जाऊंगी। मुझसे नहीं होते ये मनाने वाले काम, मैं रूठूंगी आप मनाएंगे, हमेशा मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। वो गुस्से से देखते हुए बोली, जिस पर यारम ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। मेरी मजाल जो मैं तुम्हारे सामने नखरे दिखाऊं। वो इसका चेहरा थामता इसके दोनों गालों को चूमते हुए प्यार करने लगा था। वैसे कौन सा गाना था वो, काफी हॉट लग रही थी, लेकिन तुमने सारी उतार क्यों दी यार, आज पहली बार तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था। हाँ बड़े आए आप, देख ही कहाँ रहे थे मुझे, मैं ही पागल हुए जा रही थी आप मनाने के लिए। वो बेहुदा लिबास पहन लिया और बाल भी खोल दिए। पता नहीं ये फिल्म में हीरोइन बाल खोलकर नाच कैसे लेती है, मेरे तो सारे बाल मुंह पर आ रहे थे। वो अपने बंदे हुए बालों को एक बार फिर से पीछे करते हुए बोली, ये प्रैक्टिस है मेरी जान, तुम भी प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हीरो तो हर वक्त हाजिर रहता है तुम्हें सराहने के लिए, लेकिन तुम हीरोइन बनने की कोशिश ही नहीं करती। वो एक ही झटके में से बेड पर गिरा था, इसके ऊपर आ चुका था। मुझसे नहीं होती ये फिल्में ड्रामे, अगर आपको मुझसे प्यार करना है तो ऐसे ही करें, और वैसे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं होता। वो मुंह बनाकर बोली थी, बेबी शोहर के सामने कुछ भी करना बुरा नहीं होता, एक लड़की अपने शोहर के सामने जैसे चाहे वैसे रह सकती है, और तुम्हारे तो किसी भी अंदाज पर मुझे एतराज नहीं। वो इसके दोनों बाजू अपने हाथों में कैद करता इसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था, और अब फिर वो खामोश हो गई थी और यार मजीद मदहोश होने लगा। थोड़ी देर के बाद इसे रूह की आवाज़ सुनाई दी थी, बस जरा सा मान के जाओ, बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो नफी में सर हिलाती इसके अंदाज में बोली कि यारम क्या क्या लगाकर हंस दिया था, ये बंदा तो पहले ही दिन पे फिदा है और फ्री होने का तो हक हासिल है। मुझे कहता बस के इस बार इसके लबों को अपना निशाना बना चुका था, जबकि वो आहिस्ता से अपने हाथ इसके हाथों से निकालकर इसके गिद लपेट गई। 6 माह गुजर चुके थे। मासूमा ने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था, जबकि 2 महीने पहले लैला के यहाँ 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थी, जो लैला को तिगनी का नाश निचाह रही थी। लेकिन हीजर अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश था, और आज मासूमा के यहाँ भी एक रोशन सितारा चमका था। वो इनको मुबारकबाद देने के बाद अभी अभी घर आए थे। रुका तो आने का इरादा ही नहीं था, लेकिन यारम की खुदियों ने इसे आने पर मजबूर कर दिया था। यारम, अब मुझे बेबी चाहिए, सबके पास बेबी हो चुका है, बस हमारा ही नहीं है, हमारा कब आएगा। बस इसके पीछे पीछे चलती हुई मासूमियत से कह रही थी, जबकि सोनू भी कदम कदम इसके साथ ही आ रहा था, और इसके हमारे बेबी कहने पर इसने बौंकते हुए एहसास दिलाया था कि मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार रूह को अपना बच्चा चाहिए था, कुत्ते का नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तुम एक बच्चे को हैंडल कर सकती हो, एक बार लैला और मासूमा का एक्सपीरियंस चेक करो, फिर अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो हमेशा वाला जवाब देता अपने ऑफिस रूम में बंद हो गया था, मतलब इस वक्त वो काम करने वाला था। इससे अब रात को ही बात होगी। रूह मुंह बनाते किचन में आ गई थी। आज इसने फैसला कर लिया था कि हर कीमत पर यारम से बात करके ही रहेगी। इसे अब अपना बच्चा चाहिए था किसी भी हाल में। रात यारम कमरे में आया तो उसका मूड काफी खुशगवार था। जिस प्रोजेक्ट पर वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, आज वो मुकम्मल हो चुका था, और अब वो रूह को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने वाला था। लेकिन कमरे में आते ही इसे एक बार फिर से बच्चे की बातों में मसरूफ आया। वो हंसते हुए इसके पास बैठ गया था। आपने देखा शाहरुख भाई का बच्चा कितना मासूम है, इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं, हमारे बच्चे के भी ऐसे ही होंगे ना। आपने इसे टच नहीं किया यारम, अगर आप इसे टच करते तो इस लम्स को महसूस करके आपके अंदर भी अपने बच्चे की हवाई जरूर जागती। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब तक वो बच्चों के बगैर रहने का इरादा रखता है। स्विट्जरलैंड में वो खुद इस बच्चे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक इसे हुआ क्या था। इसे अब बच्चा क्यों नहीं चाहिए था, वो क्यों रूह को अनमैच्योर कहता था, वो क्यों कहता था कि वक्त बचा संभाल नहीं सकती। मेरी बात गौर से सुनो रूह, जब मुझे लगेगा कि हमारा बच्चा होना चाहिए तब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम एक बच्चे को संभाल सकती हो। सो तुम हमारी जिंदगी पर गौर करो, हमारे बारे में सोचो। जब अल्लाह ने बच्चा देना हुआ दे देगा। बस का चेहरा था मैं बहुत प्यार से बोल रहा था, जबकि इसके जवाब पर नाराज होकर करवट बदल गई थी। लेकिन यारम ने इसे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। 1 साल में 2 मेजर नर्वस ब्रेकडाउन झेलने के बाद इसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इसकी सेहत पर बच्चे का रिस्क लेता। पहली प्रेगनेंसी और फिर मिसकैरेज के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों से रूह की जान भी जा सकती थी। बच्चे की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इसे रूह से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं था। अब इसके लिए रूह इसे गलत समझे या सही, इसे फर्क नहीं पड़ता था। इसे बस अपनी रूह की फिक्र थी, जबकि रूह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर यारम बच्चों से इस हद तक हार क्यों खाने लगा है। मासूमा और लैला के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे, इनकी शरारतें भी बढ़ने लगी थी। इनका ज्यादातर वक्त रूह के साथ ही गुजरता था। इसने खुद मासूमा और लैला से कहा था कि जब वो काम पर होती है वो अपने बच्चे इसके पास छोड़ सकते हैं, और ऐसा करने से रूह का वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन यारम को लग रहा था कि इस तरह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। और आज तो लैला ने ऐसी आंख लगाई थी कि इसने भी इसे होनहार नजर से देखा था। लैला ने इसे कहा था
कि अब तुम्हें और यारम को भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और उसके बाद यारम और रूह की अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। वक्त को जैसे पर लग गए थे। 2 दिन के बाद लैला की बेटियों की तीसरी सालगिरह थी, लेकिन यारम को अब तक ये ख्याल नहीं आया था कि अब इसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और इसे ये भी कह चुकी थी कि वो कोई मासूम छोटी सी बच्ची नहीं जो बच्चा नहीं संभाल सकती। लेकिन यारम के तो अपने ही असूल थे। अब तो वो यारम की इस फजूल सी जिद से तंग आ गई थी। आखिर वो क्यों नहीं समझ रहा था कि इसके अंदर ममता का एहसास जाग रहे हैं। हर लड़की की तरह इसके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि अब इसका एक बच्चा होना चाहिए। लेकिन यारम को तो जैसे इसके जज्बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 2 दिन से यारम से बातचीत बिल्कुल बंद थी। आज वो लैला की बेटियों की बर्थडे पार्टी से वापस आई थी तो इसे अपनी तबीयत में कुछ गैर मामूली महसूस हुआ था। लेकिन यारम से नाराज थी, इसलिए इसे बताना जरूरी नहीं समझा। फिलहाल वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि इसे हफा है और क्यों हफा है। लेकिन यारम ने इसकी नाराजगी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था। वो बहुत नॉर्मली इससे बात करता था जैसे कोई बात हुई ही ना हो। अभी भी इसे कमरे में जाने का कहकर वो ऑफिस रूम में चला गया था, जबकि वो अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई थी। इसकी नाराजगी को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो काफी परसुकून था। 1 माह पहले वो डॉक्टर से मिल चुका था। डॉक्टर अब रूह की कंडीशन काफी बेहतर बता रहे थे। अब मुमकिन तक इसकी जहनी हालत इस पर बुरा असर नहीं डालते, लेकिन फिर भी वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रूह की जिद के सामने अब वो हारने लगा था। हिज़ और शारफ के बच्चे देख देकर कहीं ना कहीं इसके दिल में भी बच्चे की ख्वाहिश अंगराई लेने लगी थी। पिछले 3 साल से रूह के पास बस एक ही मौजूद था इसे लड़ने के लिए। अब इसे कोई बहाना ही नहीं देता था लड़ाई करने का, नाराज होने का। और यहाँ आकर वो खामोश हो जाती, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं इसे ये बात पता चल चुकी थी कि यारम बच्चा क्यों नहीं चाहता। और पिछले 3 साल से वो 10 बार अपना मुकम्मल चेकअप करवा कर रिपोर्ट इसके सामने रख चुकी थी। लेकिन यारम तो फिर भी यारम था, वो इसे मनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। और अब जब रूह अपना ज्यादातर वक्त लैला और मासूमा के बच्चों के साथ गुजारती तो यारम को भी शिद्दत से एहसास हुआ था कि अब इन्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वो जब भी घर वापस आता था तो रूह का मूड बहुत अच्छा होता। वो इसकी सारी बातें लैला और मासूमा के बच्चों के बारे में ही होती थी। और इन्हीं सब बातों के एंड पर वो कहती कि आज हमारा भी बच्चा होता तो वो रात को भी मेरे पास ही रहता, मैं इसे अपने पास सुलाती। और यही सब बातें यारम को भी अच्छी लगती थी। इसके दिल में कहीं ना कहीं अपने बच्चे की ख्वाहिश थी जो जुबान पर नहीं लाता था। अब तो पिछले 1 महीने से रूह इसे खूब नाराजगी दिखा रही थी। कभी वो मान जाती, कभी फिर नाराज हो जाती। इस बेचारे का भी यारम के अलावा कौन था, इसलिए यारम से रूठना इसके बस से बाहर था। और इस मामले में यारम भी सख्त तबीयत का था। वो इसे अपने आप से ज्यादा देर रूठने नहीं देता था। रात को कमरे में आया तो रूह को वॉशरूम में वॉमिटिंग करते हुए देखा था। वो परेशानी से इसके पास आया था। रुख मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो इसकी पीठ से लाता हुए बोला था, जो इसे काफी नाराज थी। उसकी फिक्रमंदी पर से दिलासा देने लगी, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, लैला ने मुझे ऑरेंज जूस पिलाया था, जिसके बाद से ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। वो इसका सहारा लेती बाहर बेड तक आई थी। नहीं रुख, तुम्हें बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, और जूस से ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी तबीयत खराब है, मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यार फिक्रमंदी से बोल रहा था। अच्छा बाबा, सुबह चलूंगी, अभी मुझे सख्त नींद आ रही है। वो हार मानते हुए बोली, क्योंकि जानती थी कि यार इतनी आसानी से इसकी जान नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, लेकिन सुबह मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम चीटिंग करोगी, जाओगी ही नहीं। इसके मामले में तो वैसे भी यारम को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रुख इससे घूर कर रह गई। इसमें आज भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेली घर से निकलती। शॉपिंग के लिए लैला और मासूमा इसे बाहर लेकर जाती थी, और घूमने फिरने, लंच या डिनर पर यारम इसे अपने साथ लेकर जाता था। वो आज भी इतनी ही बुज़दिल थी जितनी कि पहले। यारम की रुख आज भी वैसी ही थी, लेकिन इसे कोई कमजोर नहीं कह सकता था। वो लड़ती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़ना जानती नहीं है। अपनी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुख या तकलीफ या परेशानियों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती। वो हर किस्म के हालात को फेस कर सकती थी, लेकिन वो ये सब कुछ तब करती जब यारम इसके साथ ना होता था। लेकिन वो तो हर कदम पर इसके साथ था, हर पल इसके साथ चलता था। वो कैसे अपनी रूह को अकेला छोड़ देता? रूह के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को पहले यारम जैसी चट्टान का सामना करना था। और यारम को यकीन था कि इसके बाद भी इसकी रूह अकेली नहीं होगी। हिजर, शारफ, सारम सब इसके साथ थे, और कहीं ना कहीं वो भी। हाँ, इसे ये डर नहीं था कि इसके जाने के बाद रूह अकेली हो जाएगी। इसे पता था कि इससे जुड़े रिश्ते इसकी रूह को महफूज रखेंगे, इसकी रूह की हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर रुख का मुकम्मल चेकअप करने के बाद यारम से कहने लगी, जबकि रुख कभी डॉक्टर को तो कभी यारम की जानिब देख रही थी। इसे तो सामने वाली की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। यारम, डॉक्टर ने अभी भी क्या बोला? वो डॉक्टर को नजरअंदाज करती यारम से पूछने लगी थी। वही जो तुमने सुना। रुख यारम मुस्कुराकर बोला था, यारम मतलब हमारा बेबी, मतलब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मेरा और आपका। यारम, मेरा अपना बेबी जो 24 घंटे मेरे पास रहेगा और रात को भी सोएगा भी मेरे पास। वो बच्चों की तरह खुश होती इसकी शर्ट को झंझोड़ चुकी थी, जबकि यारम ने एक नजर डॉक्टर की जन्म देखा जो चीरा नीचे झुकाई मुस्कुराई जा रही थी। बेबी वही, हमारा अपना बेबी आने वाला है। वो हंसते हुए बोला तो रूप एहतियात के सीने से आ लगी थी। यारम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा बेबी दुनिया में आने वाला है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं इसे बहुत प्यार करूंगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। देखिएगा आप, मेरा बेबी सबसे प्यारा होगा। वो ख्यालों की दुनिया में न जाने कहां से कहां निकल चुकी थी, जबकि यारम जहां इसकी बात पर मुस्कुरा रहा था, वहीं इसकी नम आंखों ने इसे परेशान कर दिया था। यारम, इस बार हम अपने होने वाले बेबी का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा होगा, इस बारे में कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। पहली खुशी को याद करते इसकी आंखें नम होने लगी थी। यारम ने आहिस्ता से इसके आंसू साफ किए। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोनों अपने बच्चे को इस दुनिया में वेलकम करेंगे, हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे, इसे प्यार करेंगे, और वो हमारा बेबी होगा।
हमेशा हमारे पास रहेगा। इसके हाथ चूमते हुए इसने डॉक्टर की जानिब देखा और इसका शुक्रिया अदा करते हुए रूह को अपने साथ ले आया। रूह तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि हद नहीं, जबकि इसकी खुशी का सोचकर यारम बेहद खुश था। इसका ये प्यारा सा अंदाज सीधा यारम के दिल में उतर रहा था। हिसर, मासूमा, लैला, शारफ अपने बच्चों समेत शाम से पहले इनके घर पर टपक चुके थे। सबने ही रूह को मुबारकबाद देते हुए अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिए थे, जबकि शोनू तो इनकी खुशी को ना समझते हुए भी नाच नाच कर खुश हो रहा था, जैसे इनकी खुशी में अपना हिस्सा डालना चाहता हो। जो भी था, लेकिन रूह का पहला बच्चा तो वही था जिससे इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी वजूदगी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दिन तेजी से गुजरने लगे थे। यारम हर वक्त इसके आसपास रहता, इसका ख्याल रखता। लैला और मासूमा इसकी नस बनी हुई थी, इसका हद से ज्यादा ख्याल रखती, उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने ही नहीं देती थी। डॉक्टर के मुताबिक इसकी जहनी कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सेहत फिर भी डाउन थी, जिसके चलते लैला इसे रोज किसी न किसी चीज का मिल्क शेक बनाकर देती, जिसको देखते ही रूह को रोमांटिक होने लगती। लैला का कहना था कि एक बार पेट के अंदर चीज चली जाए, फिर बाहर आए चाहे बाहर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए रूह को खाना तो पड़ेगा। वैसे तो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि खुद इसे बच्चे की बेहद जरूरत थी, लेकिन फिर भी लैला और मासूमा की स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से वो इसे बेजार हो चुकी थी। और फिर यारम भी इसका बेहद ख्याल रखता था। अभी तो इसने नया शोशा छोड़ दिया था कि वो इसके साथ ऑफिस चला करे, वहां वो खुद इसका ख्याल रखेगा, 24 घंटे इसकी नजरों के सामने रहेगी। लेकिन उनको ये मंजूर हरगिज नहीं था। वो अपनी जिंदगी यारम की बोरिंग रूटीन की नजर नहीं कर सकती थी। यहाँ यारम की नजरों से बचकर वो जो थोड़ी बहुत बेहतियाती या उछल कूद करती थी, यारम ने वो भी बंद करवा देनी थी। इसलिए इसने बहुत बहाने लगाए थे यारम के साथ ना जाने के लिए। यारम का तो कहना था कि इसकी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो शुक्र था कि लैला ने कह दिया कि खून खराबा देखकर रूह की सेहत पर खराब असरात पड़ सकते हैं, और हो सकता है कि रूह की सेहत भी बिगड़ जाए। लैला पर एतबार करना तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुका था, इसीलिए इस मामले में इसने डॉक्टर की राय ली थी। और डॉक्टर का भी यही कहना था कि कोशिश की जाए कि रूह के सामने खून का एक कतरा भी पी ना बहे, और इसे एक जगह बंद भी ना किया जाए, खुली और ताज़ा फिजा में रखा जाए, ताकि बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े। खुली फिजा वाली बात यारम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि काम ज्यादा हो जाने की वजह से यारम आजकल रात को फारग होता था, और ऐसे में रूह हर वक्त लैला के साथ गुजारती थी, जिसे लैला इसे हर तरफ लेकर जाती। लेकिन रूह को आदत थी अपने दिन भर की सारी मसरूफियात यारम से शेयर करने की, और वह रात के 1-1:30 बजे तक लैला की गर्दान नहीं सुन सकता था। लेकिन आजकल इसे मजबूरी में ये भी करना पड़ रहा था। यारम, मुझे आइसक्रीम खानी है। रात के 3:30 बजे वो बेड पर चौकड़ी मारे आराम से बैठी हुई थी। मेरा बच्चा मैं अभी लेकर आता हूँ। वो इसका हाथ चूमता इसके पास से उठने ही वाला था। मुझे फ्रिज वाली नहीं खानी, बाहर वाली खानी है, वो मासूमियत से कह रही थी। इसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर चुके थे। अपनी सेहत कमजोर होने की वजह से वो कहीं से भी 6 माह की प्रेग्नेंट लेडी नहीं दिखती थी। बेबी, रात के 3:30 बजे तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? यार, हमने मस्कीन सूरत बनाई थी। आजकल रूह की रूटीन चेंज हो चुकी थी कि इसका दिन सोते हुए और सारी रात जागते हुए गुजरती, और आधी रात को कभी से कोई मूवी देखने का दिल करता तो कभी वो कच्ची केरियां खाने की जिद कर बैठती। और जब तक यारम की जिद को पूरा ना करता तब तक वो ना खुद सोती थी ना इसे सोने देती थी। यारम हाँ में सर हिलाता बाहर आया था और फोन उठाकर सारम को कॉल करने लगा। रात को 3:30 बजे यारम की कॉल ने इसे परेशान किया था। यारम, सब खैरियत तो है ना? तुम इस वक्त फोन क्यों कर रहे हैं? वो गहरी नींद से जागा था। तुम्हारी वर्दी का थोड़ा फायदा हो सकता है क्या? यारम ने सवाल किया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? सारम, सच में नहीं समझा था। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बीवी के लिए आइसक्रीम चाहिए, लाकर दे सकते हो? आबादी से बाहर एक रेस्टोरेंट है, शायद में आइसक्रीम पार्लर भी है, तुम्हें वहां से आसानी से मिल जाएगी। मैं इतनी रात को रूह को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हिसर को मैंने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा हुआ। शारफ को मुशारफ ने उठने नहीं देना, यारम ने तफसील से बताया था। सारम ने एक नजर खड़ी की तरफ देखा था। इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दूर जाने से बेहतर था कि वो अपनी वर्दी का थोड़ा बहुत टशन दिखाकर यहीं कहीं आसपास कोई पार्लर खुलवा ले। और शायद यार ने भी वर्दी की बात इसीलिए की थी। मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पहुंचता मैं तकरीबन 15-20 मिनट में पहुंचता हूँ। सारम ने फोन बंद करते हुए कहा, और फिर 15 मिनट के बाद आइसक्रीम इसके घर तक पहुंचा गया था, जिसे खाकर रूह पर सुकून होकर सोई थी। डॉक्टर ने तो वैसे तो आइसक्रीम या ऐसे छोटी छोटी चीजें बंद कर रखी थी, लेकिन यारम रूह को किसी भी चीज के लिए तरसा नहीं सकता था, इसलिए एक हद तक, लेकिन इसे या इसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी, लेकिन आजकल रूह की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अभी से 9 महीने मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी रूह की तबीयत हद दर्जे खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से यारम बहुत ज्यादा परेशान था और रूह के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम रख चुका था, जो इसकी नन्ही सी जरूरियात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, जो इसकी जरा सी तकलीफ पर भागकर इसके पास आते थे। लेकिन ये दर्द तो कुदरत का निशान था, जिसे सहना सब औरतों के लिए एक बराबर था। यारम हर वक्त इसके पास रहता था। वो काम पर जाना भी छोड़ चुका था। उससे ज़्यादा अहम तो इसके लिए कुछ भी नहीं था, और अब तो इसका बच्चा भी इसकी अहमियत का तलबगार था। वो हर वक्त इसका साया बने इसके साथ साथ रहता था। अभी भी रूह आंखें मूंदे हुए थी। यारम इसके सराहने बैठा इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। इसे महसूस करते हुए वो मुस्कुराई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इसे दर्द शुरू होने लगा। नर्स ने फौरन अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था, जिस पर यारम ने अमल किया
था। मिस्टर यारम, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम पेशेंट को पहले ही बता चुके थे। बच्चे या मदर में किसी एक को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया और आपसे भी ये बात शेयर करने से मना कर दिया। हमें जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। आप इन पर साइन कर दें। आपको किसकी जान ज़्यादा अजीज़ है? जबकि दूसरा पेपर इस बात की गारंटी है कि अगर कोई भी ऑपरेशन में जान से जाता है तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर इसके हाथ में पकड़ा कर आगे जा चुकी थी। वो अभी तक इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और वो जानती थी कि इसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी इसने ये बात यारम से शेयर नहीं की थी। तो क्या ये बच्चा इसके लिए इतना अहम था? लेकिन इसके लिए इसकी रूह अहम थी, उसे रूह से ज़्यादा अहम तो इसे अपनी जान की भी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन अगर इसने रूह को बचा लिया और ये बच्चा ना रहा तो क्या रूह इसे माफ़ करेगी? क्या वो दूसरी बार अपना बच्चा खोने का हौसला पैदा कर सकेगी? और वो इस कंडीशन में भी वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। आज पहली बार यारम को लग रहा था कि इसका ये सब कुछ लुट रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। हिजन इसके कंधे पर हाथ रखा था तो यारम ने बिना इसकी तरफ देखे अपनी रूह को बचाने के लिए पेपर पर साइन कर दिए थे। हर गुजरता लम्हा इम्तिहान से कम नहीं था। अंदर इसकी रूह का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर बैठा बेचैनी से आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहा था। न जाने क्या होने वाला था। वो बस अल्लाह से अपनी रूह की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। शायद इनके नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं था। वो बस ये मुश्किल लम्हात गुजरने का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि वो अपनी रूह को समझा सकता है, बस ये बताएगा कि ये बच्चा ना होना कुदरत का फैसला है जिसे इन दोनों को कबूल करना होगा। रूह न जाने किस तरह से रिएक्ट करेगी। क्या अब इसे माफ कर सकेगी? दूसरी बार अपना बच्चा खोकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी? और जब इसको पता चलेगा कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती तो क्या बीतेगी इसके दिल पर? कहीं वो अपने बच्चे को गुनहगार इसे ना समझे। 4 साल के तवील इंतजार के बाद इसे मौका मिला था अपनी ममता को सुकून पहुंचाने का, अपनी ममता किसी पर निसार करने का, किसी छोटे से वजूद को अपने सीने से लगाने का। लेकिन इनकी ये खुशी भी इनसे छिन चुकी थी। डॉक्टर ने कुछ ही देर में आकर बता देना था कि इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन रूह के लिए भी ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो हर गुजरते लम्हे के साथ नजर लाल बत्ती पर जमाए हुए था, जहां से कभी भी कोई भी फैसला आ सकता था। यार हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं ना। हिस्से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दुआ करो कि रूह ठीक हो जाए। हाँ यारम भाई, आप तो कहते हैं ना कि अल्लाह रूह से बेहद मोहब्बत करता है, तो हमारी रूह को इस कंडीशन से जरूर निकालेगा। और बच्चे का क्या है, लोग 1000 बच्चे गोद ले लेते हैं दिन में। अगर रूह की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई तो हम इसके लिए एक बच्चा गोद ले लेंगे, इसकी हालत संभल जाएगी। वक्त हर दर्द का मरहम है। शारफ इसकी दूसरी तरफ बैठे हुए बोला था, अगर अल्लाह रूह से इतनी मोहब्बत करता है तो इसी की औलाद क्यों नहीं देता? सारे इम्तिहान मेरी रूह के लिए ही क्यों बनाए हैं? वो रूह को खुशी देकर खुशियां छीन क्यों लेता है? जब सब कुछ ठीक हो जाता है वो फिर खराब क्यों कर देता है? क्यों रूह पर सुकून जिंदगी नहीं गुजार सकती? क्यों? हिजर हैरानगी से यारम के नाशुक्राना अल्फाज सुन रहा था। आज पहली बार से यारम के लोबे लहजे पर यकीन आया था। इसे नाशुक्री से नफरत थी और आज रूह की इस हालत को देखकर वो खुद नाशुक्री कर रहा था। इस वक्त इसकी आंखों में बस आंसू बहने को बेचैन थे, लेकिन शायद वो अपने आंसू बहाना नहीं चाहता था। अगर बस इतनी मोहब्बत करता है तो क्यों नहीं दे देता इसके हिस्से की खुशियां? वो हिस्से की चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। जब अचानक डॉक्टर बाहर आया था। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर यारम कासमी, बेटा हुआ है। आपकी मिसिस की कंडीशन इतनी खराब थी कि हमें लगा था कि शायद हम किसी एक को ही बचा पाएंगे, लेकिन वक्त रहते सब कुछ कवर अप हो गया। बस थोड़ी ही देर में आपका बेटा बाहर लेकर आएगी। डॉक्टर से हाथ मिलाते से हैरानगी में घेरे देखकर मुस्कुरा दिया था, जबकि इससे पहले वाकई बट्टा यारम से रोक लिया था। मेरी रूह कैसी है? इसके लहजे की बेचैनी ने डॉक्टर को भी एक लम्हे के लिए परेशान कर दिया था। अभी तो मैंने बताया कि इनकी कंडीशन भी काफी बेहतर है। पहली प्रेगनेंसी की वजह से कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन हमने वक्त रहते इनकी कंडीशन पर काबू पा लिया। फिलहाल वो बेहोश है, इन्हें 2-3 घंटों के बाद होश आ जाएगा। जब आप अपने बेटे से बातें करें, इसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर बहलाने वाले अंदाज में कहने लगा, नहीं मुझे मेरी रूह को देखना है। यारम ने एक नजर उसकी तरफ देखा जो बच्चे को सफेद कपड़े में छुपाए इसकी तरफ पास ला रही थी। वाई नॉट, आप अपनी मिसिस के पास रह सकते हैं जब तक इनको होश आता है। इन्हें थोड़ी ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर इसके कंधा थपथपाता आके बढ़ चुका था। हिसन नस के हाथ से इस प्यार से बेबी को लेकर इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन यारम ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। यारम, रूह और तुम्हारा बेबी दोनों बिल्कुल ठीक है, इस तरफ देखो तो सही कितना प्यारा है ये। वो बच्चे को अपने हाथों में लिए यारम को इसकी तरफ मतवज्जो कर रहा था। हिसन, मैंने बहुत नाशुक्राना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, देखा इस पाक साथ ने एक पल में दिखा दिया कि वो जिसे चाहे जितना चाहे नवाज सकता है। इसने मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी रखी और मैंने सब्र करने के बजाय शिकायत करने लगा। कितना कम अकल इंसान हूं ना मैं, इसकी जात के तकाज़ों को समझ ही न सका। मैं समझ ही न सका कि वो पाक साथ हर जगह मौजूद है, हमें सुनती है, हमें देखती है। कितनी जल्दी इसने अपना आप मुझ पर जाहिर कर दिया। मैं सबसे पहले इसके पास जाऊंगा, इस छोटे कार्टून को अपनी रूह के साथ ही देखूंगा, लेकिन पहले इसका तो शुक्र अदा कर दूं जिसने औकात से बढ़कर नवाजा है। अपनी आंखों में आए आंसू को हाथ से साफ करता वो मुस्कुराया, जबकि हिस्सा भी मुस्कुराते हुए बेबी को शारफ की गोद में डाल चुका था, जो कब से बेचैन था इसे देखने के लिए। यारम शुक्राने की नफल अदा करने जा चुका था और शारफ का ये न सिर्फ रिश्ता यारम और रूह की नहीं बल्कि अपनी कॉपी लग रहा था।